अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही कोई आखिर किस्म का टॉपिक है। इसमें मैंने आपको अपना माइंडसेट के बारे में बताना है कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो होती है साइकोलॉजी होती है। बाद में लाओ माल, बाय कर लो, क्यों बाय करना है, मैंने बाय किया, सब बाय कर रहे थे, वो मैंने बताना है। फिर मैंने एक बहुत रिक्वेस्ट आई थी, आप शरिया का पोर्टफोलियो बना दें, वो बताना है। फिर मैंने आपको स्मार्ट ट्रेडिंग बतानी है कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, स्मार्ट तरीके से करता हूँ। फिर मैं ये बताऊँगा कि ट्रेडिंग करनी है तो लो इन्वेस्टमेंट से कैसे करनी है, वो भी मैं तरीका बता दूँगा। और मैं एंड में थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताऊँगा कि मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और मैंने किस तरह शुरू में थोड़े स्टॉक से शुरू किया था। हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह बचपन में पोकेमॉन कार्ड्स आए थे ना, हम कहते थे सारे ये होने चाहिए हमारे पास। ये स्टॉक भी रख लो तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। आप ना सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रख लो, कोई बात नहीं। वो फरसान के पोर्टफोलियो में देखा था, फरसान 8 साल से चलता हुआ आ रहा है। आप अभी न्यू आए हो, आप एक-एक स्टॉक से शुरू 1 या 2 तो वो सारी चीज़ें ना मैं आज मास्टर क्लास, मैंने नाम ही लिख दिया मास्टर क्लास, बताऊँगा। अब 2 चीज़ें होंगी इसमें, एक स्लाइड शो भी चलेगा, एक टाइपिंग भी होगी और कुछ टेबल्स भी दिखाऊँगा, कुछ ये भी बताऊँगा कि कौन से स्टॉक किस मंथ में उठाने, कौन से स्टॉक किस मंथ में सेल करने, वो सारा मैं बताऊँगा। और कुछ स्टॉक थे मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपने इतने का उठा लिया था, तो इतने का सेल भी कर सकते हैं। कुछ झूले भी बता दूँगा मैं। बहुत कुछ है इस वीडियो में, इंशाल्लाह आपका दिल लगा रहेगा। बस माज़रत ये है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं माज़रत करता हूँ। दिखा दूँ तो टाइमर भी मेरा ऑन हुआ हुआ है, इस वक़्त अभी 3 मिनट हो गए। स्टार्ट वैसे मैंने पहले कर दी थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। तो जी टॉपिक है हमारा टीएसएक्स मास्टर क्लास, स्टॉक्स का बताना है। सबसे पहले कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने चूज़ करने से पहले क्या देखता हूँ मैं स्टॉक्स में वो बताना है। फिर मैं सेक्टर्स का बताऊँगा। आपने सबसे पहले ना एक सेक्टर होता है, उसके अंदर फिर स्टॉक्स होते हैं। फिर इनके आपस में मुकाबले भी होते हैं। ये एक स्टॉक बैठा है, ये एक स्टॉक बैठा है, इनका आपस में मुकाबला है। मतलब एक टिकट है, पीआईसीटी लिखा नहीं जा रहा, और दूसरा पीएनएससी है। इनका आपस में मुकाबला है, कौन कितना बेहतर परफॉर्म करेगा। उनका सेक्टर एवरेज में आ जाता है। हाँ जी भाई, एक सेक्टर के अंदर दोनों का आपस में कंपैरिजन आ गया, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह साजगार का मुकाबला लगता है आपका हमेशा इसके साथ, इंडस मोटर के साथ, इंडू के साथ। एच कार जो है मुफ्त का चल जाता है इसी बीच में। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। फिर मैं बताऊँगा क्या रिस्क होता है जब आप कुछ स्टॉक बाय करते हो और क्या आपने स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करनी है, ठीक है? ये एक समझो कि आज मैं आपको डिक्शनरी दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। मैं वैसे सोच रहा था फ्यूचर में अपना न्यूरल नेटवर्क से एआई बनाऊँ और वो फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान है। फिलहाल आप लोग जब तक मैं इंशाल्लाह हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपका ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट ये कहता है और बिज़नेस माइंडसेट भी यही कहता है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि लॉस हो सकता है मुझे, और लॉस अगर हो गया है तो आपने ये भी करना है कि सब्र, कोई बात नहीं। ये जो है ना कोई बात नहीं, मेरे वाले साहब हमेशा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। इसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ और एक्सेप्ट कर लो। मैंने अगर स्टॉक उठा लिया ₹70 का, वो आज 50 का हो गया तो कोई बात नहीं। मैंने 7 लाख डाले थे, वो 5 लाख हो गया तो मुझे दिल को नहीं रोना कि यार मेरे 2 लाख डूब गए, नहीं डूबे। वो आपकी ऐप पे भी लिखा आता है अनरियलाइज़, ठीक है? वो अनरियलाइज़ होता है। अनलेस आप सेल करो तो वो रियलाइज़ हो जाता है। आपने अनरियलाइज़ रहने देना है। अब इसके 2-3 तरीके हैं। उस अनरियलाइज़ को रियलाइज़ कर दो और फिर कोई एक झूले स्टॉक में बैठो, वो झूला दे देगा तो वो जो 2 लाख का लॉस है, वो रिकवर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि भाई बैठे रहो, सब्र करते रहो। सब्र कर के एक पॉइंट ऐसा आएगा वो स्टॉक उस पॉइंट को क्रॉस करेगा 70 को, ठीक है? कब क्रॉस करेगा फरसान भी ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, बहुत दफ़ा हुआ है। उसकी कोई बोर्ड मीटिंग आ जाती है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, मर्जिंग की कोई न्यूज़ आ गई, उसके बारे में किसी ये हो गया जी कि इस स्टॉक ने एकदम से कोई नया प्लांट लगा लिया, वो जी लाओ माल की कॉल है, वो स्टॉक 70 का 80-90 का भी हो जाता है। तो जो आप 2 लाख लॉस कर रहे थे, वो 4 लाख प्रॉफ़िट भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपने 70 का लिया हुआ है ना स्टॉक। मैंने एक स्टॉक लिया जी 70 का, वो नुकसान में चली गई कंपनी, 50 का हो गया। मैं रोने लग गया। अच्छा मैं लॉस बुक करके मेरे पास ऑप्शन ए ये था कि मैं कोई और झूला स्टॉक पकड़ता और उसमें एक हाई करके निकलता। ये ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 ये था, मैं रुक जाता, सब्र करता 2-3 महीने, 3 मंथ सब्र करता। यहाँ पे वैसे ये भी है कि जी 3 महीने से बेहतर तो मैं इधर चला था इस ऑप्शन ए पे, ये ऑप्शन ए है। मैं ऑप्शन बी पे गया, सब्र किया, उसके बारे में कोई न्यूज़ आ गई, तो वो उसने एकदम से लाओ माल की कॉल आई, 50 से वो 90 तक गया, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? हुए हैं, मेरे सामने स्टॉक्स हुए हैं। अभी मैं मिसाल देता हूँ एक स्टॉक की, चलो 570 का था आपका गाल, समझो अभी भी बहुत हाई प्राइस पे, लेकिन बहुत अभी भी लो पे फिर रहा था। उसके लिहाज से वो अभी भी लो पे है, क्योंकि ये स्टॉक 500 से 580 के बीच में फिर रहा होता है। हाई पे है, ठीक है चलो हाई पे है। उसके लाओ माल की कॉल आई, वो 625 तक गया।
तो 70 से 50, ये पूरा 50 हो गया ना, 570 माइनस 625 करो तो ये 55 का एक झूला दे चुका है। अब जिस बंदे ने ये स्टॉक लिया होगा 590 का, वो वापस मुड़ के 570 का हुआ है। वो पहले रो रहा था कि यार मेरा तो 20 रुपए नुकसान हो गया। अब उसी स्टॉक ने जब मार्केट 625 तक गया है तो वो तो ले गया गेम अपनी, वो अपनी गेम खेल गया भाई। तो आपने सब्र भी करना है, या आप ऑप्शन ए पे जाओ, निकलो, लॉस बुक करो और किसी और तरफ जाओ जहां से झूला मिल सकता है, या आप रुको, सब्र करो, एकदम से गेन लेके निकलो। समझ आई कि नहीं आई? पहली चीज, एक्सेप्ट लॉस। आपने लॉस एक्सेप्ट कर लेना है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी में डाल दो और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं काम चला देगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सारे गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ, नेवर मैरी अ स्टॉक। मोहब्बत में नहीं बैठ जाना। मैं अगर आज मोहब्बत में रहता सैफ पावर के साथ, तो मेरी सारी जिंदगी का पैसा उधर ही फंसा रहता। सैफ पावर अभी नुकसान में जा रहा है, कोई प्लेयर बाय नहीं कर रहा और डाउन हो गया, कोई पैसा नहीं आ रहा और डाउन हो गया, डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया और डाउन हो गया, आईपीपीस की पेमेंट का कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा, डाउन हो गया। ये इसके 4 डाउन बता दी मैंने। सर ऐसा बताएं, उसकी स्टॉक की ये स्टोरी है, ये अभी खसारे में चली गई है। मैंने लिया हुआ था, मैंने 25 का भी लिया है, 20 का भी लिया है, 18 का भी लिया है। मुझे मतलब डिविडेंड की वजह से मैं निकल आया, मुझे ये स्टॉक फ्री का पड़ गया था। बट मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास 20-30 हजार पड़ा हुआ है, क्योंकि वो वेबसाइट पे ऐसा शो कर रहा है। इधर आओ, वेबसाइट भी दिखा दो तो कहाँ पे शो कर रहा है भाई। जब मैं जाता हूँ, इधर जाऊंगा ना, मैं स्टॉक स्क्रीनर लिखूंगा तो ये स्टॉक स्क्रीनर खुल जाता है। ठीक है, इसको शुरू से समझाता हूँ यार। ये है जी वेबसाइट। मैं गया इधर मार्केट पे और यहाँ से नीचे गया, इस छठे नंबर का जो ऑप्शन है ना, छठे या 7वें नंबर पे स्टॉक स्क्रीनर, इधर सेलेक्ट किया। अब ये समझो कि डिक्शनरी है ये स्टॉक मार्केट की। मेरा सिर्फ डिविडेंड यील्ड से कंसर्न है। इसको एक दफा क्लिक किया, दूसरी दफा क्लिक किया, ये जो है ना फिल्टर है। टॉप पे पीएचडीएल आ रहा है, अल्टन आ रहा है, ईपीक्यूएल आ रहा है, कोहिनूर एनर्जी आ रहा है। अब इधर कहीं सैफ पावर भी आ जाता। अभी तो उन्होंने हटा दिया, वैसे सैफ पावर तो पक्का आता था पहले। यहाँ पे इन्होंने देखो आल्टन डाला हुआ है। अब आल्टन एक समझो इसका कंफर्म इंडिया डिविडेंड देता है कि नहीं देता। मतलब एक फियर है ना कि हाँ भाई तू डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं पता किसी को। इधर से कोई बंदा आल्टन ले ले, कोई नया बच्चा है उसको तो नहीं पता। उसको तो ये पता है भाई, यहाँ पे किसी ने बताया था, फरहान की कोई वीडियो देख ली, किसी और अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देख ली। मैं तो अभी छोटा सा बच्चा ही हूँ, मेरे से बहुत अच्छे यूट्यूबर भी बैठे हैं मार्केट में। उसने यही किया कि जी इधर गए हम स्टॉक स्क्रीनर पे, उन्होंने क्या किया जी, इधर गए, इधर से उसने डिविडेंड वाला निकाला। टॉप पे आ रहा है जी पीएचडीएल आ रहा है, जो अभी तक से 50 भी फंस गया है। आल्टर्न एनर्जी भी आ रहा है। उसने क्या किया, यहाँ पे देखा यार ईपीक्यूएल भी डिविडेंड देता है, ये ले लेता हूँ, कोइन एनर्जी ले लेता हूँ, एनसीपीएल ले लेता हूँ, आल्टर्न ले लेता हूँ। उसने क्या किया, ये सारे जो हैं, तो मुझे मैसेज इतने आते हैं कि मुझे अभी घड़ी उतारनी पड़ रही है। ठीक है, उसने क्या किया कि अपने डिविडेंड्स के पीछे इन स्टॉक्स के अंदर पैसे फंसा दिए। उसको क्या पता कि ये जो 4 स्टॉक्स हैं, एनसीपीएल, कोहिनूर एनर्जी, ईपीक्यूएल और आल्टन, ये डिविडेंड देने बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि इनका तो मसला चल रहा है आजकल। अच्छा, वो क्या समझता है कि पिकेट भी देता था डिविडेंड एक टाइम पे। अब मेरी रिक्वेस्ट है स्टॉक मार्केट वालों से भी कि भाई इसको चेंज कर ले भाई, इस वेबसाइट को अपडेट करें यहाँ से। जो देते थे अब वो पास्ट है, अब फ्यूचर बताओ। तो ये गलतियां नहीं करनी, आप इस तरह नहीं पकड़ना स्टॉक। दूसरी चीज, हमेशा देख के एंट्री लेनी कहीं पे भी। ठीक है, नेवर मैरी अ स्टॉक। मैंने सैफ पावर से जो शादी की वो निकल आया हूं मैं। ठीक है, मोहब्बत थी, नेवर मैरी अ स्टॉक, निकल आया हूं। मैंने लॉस बुक कर लिया है, उसकी मैंने कोई पुरानी वीडियो में बताया है कि पता नहीं 30,000 लॉस मैंने बुक किया, और मैंने रिस्क ले लिया एक और स्टॉक में, हेस्कॉल में। प्रॉफिट भी कमाया फैसल बैंक से, लेकिन थोड़ा सा लॉस बुक करके मैं हेस्कॉल में चला गया कि अब मैं रिस्क पे खेलूंगा। यार आप ना खेलना, मैं एक पुराना प्लेयर हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं लॉन्ग टर्म चलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज है पेशेंस और सबर। आप लोगों में नहीं, आप लोग कहते हो एक ही दिन में मैंने प्रॉफिट कमाना है। उत्तर वो एक दिन वाले प्रॉफिट वाला टाइम चला गया है। अभी स्टॉक मार्केट एकदम से गिरती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, निकल आती सबकी। ठीक है, ये जब दो चीजें ऐड हो जाती है ना, आपकी पेशेंस प्लस रिसर्च, फिर आपको बहुत प्यारा रिवॉर्ड मिलता है। अब आपने रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करते हैं किसी स्टॉक के बारे में। आप लोग इंतजार में होते हैं कि बाय कॉल आ जाएगी, इसकी बाय कॉल आई, इसको उठा लेते हैं। आपने बाय कॉल के पीछे भागना है कि ये बाय कॉल क्यों आई है। ये चीजें ऐसे से आपको, अब ऐसा कि अब तो आ जानी चाहिए, अब तो गैर समझ आप लोगों को। मुझे समझ जाती है कि क्यों नहीं आती आप लोगों को समझ, कि वो रिसर्च नहीं करते। आप लोग कहते हैं नहीं, फरसान ने कह दिया जी आज पीओएल उठा लो जी, फरसान ने पीओएल उठा लिया। फरसान ने भाई 500 का उठाया था पीओएल, आपने कितने को उठाया? आप 640 को उठा रहे हो। ठीक है, नया बंदा आया वो 720 को उठाएगा, क्योंकि फरसान की वीडियो उसको मिली है जी। अब जाके फरसान 500 का उठा के बैठा हुआ है। ठीक है वो बहुत पहले का लेके बैठा हुआ है।
उसने सेल कर दिया 720 पे। नहीं जी, वो तो आपने बाय कॉल किया, आप तो हर वीडियो में पीओ की तारीफ कर रहे थे, वो कर रहा था, लेकिन आप स्टॉक की हिस्ट्री तो कर देखो ना, रिसर्च देखो इसके बारे में। पीओएल आपको पता है साल में 2 दफा डिविडेंड देता है। एक ये देता है आपको सितंबर वाले महीने में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में क्लोज हो गए, सितंबर में डिविडेंड देके क्लियर हो जाता है, अक्टूबर या सितंबर में क्लियर हो जाता है। फिर आपका जो है पीओएल देता है डिविडेंड ये दिसंबर में आके। कैसे पता लगता है, आ जाओ दिखा देता हूँ यार। ये स्टॉक है, खुला हुआ, देख लो आराम से। कब कब डिविडेंड देते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखो। ये 12वां महीना है और ये छठा महीना है। कहाँ में आ रहा है डिविडेंड ये देख लो भाई। एक दूसरे महीने में आ रहा है, एक 10वें महीने में आ रहा है। अक्टूबर में डिविडेंड दिया इसने और इसने फरवरी में डिविडेंड दिया। ये क्लोजिंग है, ये यहाँ तक आपने होल्ड करना तो पैसे मिलेंगे। पीओएल की बात कर रहा हूँ, ये रिसर्च है मेरी। मैंने स्टॉक को जब से मैं स्टॉक मार्केट में तब से देख रहा हूँ, और ये बड़ी हाई प्राइस से नीचे आया हुआ स्टॉक है। 800-900 का स्टॉक था ये, और ये 300 का भी आया हुआ है। इस बेचारे की किस्मत ही ऐसी है कि हाई पे जाके लो हो जाता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि हम फिर किस पे उठाएं, तो मैंने हमेशा बताया अपनी वीडियो में कि ये मार्च के महीने में ना यही स्टॉक आपको पीओएल जैसा स्टॉक 500 के पास नजर आएगा। 500 या 550 के बीच में। अप्रैल वैसे एक्चुअल मंथ बनता है इसका, क्योंकि मार्च तक ये एग्जिट हो जाता है, तो उसको टूटते टूटते टाइम लगता है। मतलब इसको 1.5 महीना लगता है, 45 दिन लगते हैं इसको यहाँ पे। मार्च से लेके अप्रैल तक 45 दिन, मतलब 15 अप्रैल को ना ये, क्योंकि मार्च फर्स्ट है, और 15 डेज ऑफ अप्रैल भी कर लो, इसको समझो। 1 मार्च से लेके 30 डेज हो गए, ये आपका अप्रैल आ गया। उसके आगे भी 15 दिन कर लो। 15 अप्रैल को ना यही स्टॉक आपको जो 550 या कह लो 590 का स्टॉक होगा, मार्च में बता रहा हूँ, टूटता टूटता ये इधर आगे 500 के पास या 520 के पास नजर आएगा। इधर जमा कर लेना आप, ये लोवेस्ट होगी इसकी। इधर बेशक जितने मर्जी पैसे डालना आप। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा लाओ माल है, मैं किसी स्टॉक की लाओ माल नहीं खोल देता। मैंने बड़े लोगों का इधर प्रॉफिट कराया था। वो एक मेरा सब्सक्राइबर है, कनाडा में बैठा हुआ है, और वो एक बैठी हुई है, वो एक लड़की भी है उसमें। उसको मैंने कहा था जितना पैसा है इसमें डालो, उसने मेरे सामने इस पे अच्छा खासा पैसा डाला, और माशाल्लाह उसने 10 लाख कमाया। ठीक है, इधर से कमाया उसने। कैसे कमाया, वो उसने भाई जितनी भी अमाउंट डाली उसने 5,000 बाय किया, जितना भी किया। वो बाहर के लोग माशाल्लाह मोटे पैसे वाले होते हैं। उसने किया, और फिर जब मैंने मुझसे पूछा कब सेल कर, तो जब वो 720 का आया था ना, मैं कहा सेल कर देना। उसने 200 का झूला एक दवा ले लिया। अब उसने 200 का झूला कैसे ज्यादा लिया, उसने 5,000 क्वांटिटी उठाई थी, तो उसने 1,000 का झूला ले लिया। इतना पैसा कहाँ से आए इंसान में यार, वो तो फिर अल्लाह ताला जिसको जितनी जितनी आपकी वो चादर है ना, उस तरह आपने खेलना है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, मैंने इसको बड़े हिस्सों में बाय किया है। कमेटी खुली थी, 5 लाख की कमेटी कह लो, या कहीं से जोड़ जोड़ के मैंने पैसे डाले हैं इसमें, मेरे से नहीं लिया गया। मतलब मुझे ये फिर भी महंगा पड़ गया, क्योंकि मैंने 520 तक पैसे जोड़े, फिर 640 के फिर पैसे जोड़े, जोड़ ही नहीं रहे थे इसको खरीदने का, इतना महंगा स्टॉक है। और मैंने हजार क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस था। रिसर्च थी मेरी यहाँ पे, पेशेंस सीखी थी मैंने स्टॉक में, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से तो मिस भी हुआ है इसका झूला। तो मैं कहा पुत्र इसको नहीं छोड़ना, इसको मैंने पकड़ना है। अब मैंने सेल भी किया है, मेरा माइंडसेट देखो, मैंने सेल भी किया स्टॉक को। पीओएल की बात कर रहा हूँ, आई सेल इट, क्योंकि मैं निकल आया ना, मैंने प्रॉफिट ले लिया। 520 का दिया हुआ स्टॉक है यार, वो 640 तक, वो 647 पे खुला ना, 647। तो मेरा तो ये भी झूला बन गया 137 का या 127 का कह लो। दिस इज इनफ फॉर मी, और मैंने उसका डिविडेंड भी खा लिया। तो ये तो मेरा माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट इधर निकाल गया। तो ये एक रिसर्च होती है, और सब्र सीखा मैंने। 4 महीने सब्र किया स्टॉक में मैं, मतलब कि मार्च अप्रैल में लिया हुआ था, अक्टूबर में जाके बेचा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरे 8 या 7 महीने जो है मैंने इसके अंदर सब्र किया। वो सब्र जो है ना, फिर एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। आप भी खेल सकते हो, मैंने ये अपना एक जुगाड़ दिमाग का बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, 12 स्टडी पॉइंट्स पर स्टॉक, उसका वॉल्यूम, ईपीएस, पे आउट, मर्जर, आरओआई। अच्छा, उसके लिए मैंने पीओएल की ही मिसाल दी है, कि आपने वॉल्यूम को जो है ना, हमेशा एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम देखना होता है, मॉडरेट टू हाई। ये स्टॉक में कितना वॉल्यूम डाल रहा है, कहाँ से देखें वो भी दिखा देता हूँ। स्टॉक का वॉल्यूम इधर रेगुलर आ रहा होता है, आपको समझ आ जाएगी ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। रेगुलर वॉच करो, जरूरी नहीं है करो। मुझे तो उसकी काफी हिस्ट्री पता है, इसने कब कब गिरना है। अब ये गिरने के लेवल पे आ गया। इधर से समझ नहीं आती तो एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ, चलो।
इधर आप ना ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट खोल लो, ठीक है? यार ये वीडियो अगर लेंथ ज़्यादा होगी मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने देखो पीओएल सर्च किया, अब यहाँ पे पीओएल लिखा है तो काफ़ी स्टॉक्स आ गए। तो मैंने पीएसएक्स वाला पीओएल लिखना है। मेरा मसला ये होता है मैं वीडियो के अंदर जब शुरू होता हूँ ना फिर ब्रेक नहीं लगती मेरी, फिर मैं कहता हूँ यार जितनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ खुल के। अब यहाँ देखो इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप आया है। कोई कमेंट में बताइए ये गैप क्यों आया है ये वाला? इस गैप को क्या मसला है भाई? ये तो सारा काम खराब हो गया। ये पीओएल का चार्ट है, ठीक है? इधर ना गैप आया बहुत बड़ा, ये बार बार ब्लॉक करेगा मुझे। ये रेड कैंडल सी मैंने क्या किया इसको सेल कर दिया इधर कहीं पे, यहाँ से इधर सेल किया मैंने इसको 650 नहीं इधर नहीं गया, ये गलत बता रहा है। 647 पे सेल कर दिया मैंने क्योंकि इसके बाद ये इसने गेन नहीं लिया, थोड़ा सा 649 तक गया है उसके बाद ये टूटा है और अब ये टूटता ही जा रहा है। मुझे पता लग गया था ये गिरेगा। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को समझने का आसान तरीका पता है क्या है? इसके दो तीन तरीके हैं। या तो आप इधर इसकी पाइन स्ट्रेटजी लिखो, वो एक स्क्रिप्ट है पाइन एडिटर में, पिप स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। वो कहाँ से लिखें उसके लिए ये है आपके पास, इधर आपने चैट जीपीटी से बातें करनी है। मैंने इससे ये बात की, ओके राइट अ पिप स्क्रिप्ट फॉर डे ट्रेडिंग और वीकली ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग व्यू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। वो आपको फिर एक लिख देगा सारा कुछ, ठीक है? और वो फिर मूविंग एवरेज और वो सारा उसके हिसाब से बना देगा। लेकिन ये बहुत डिटेल चीज़ है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं, मैं टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाह रहा। यहाँ पे ना क्या सीन होता है, इधर देखो, आप इधर जाओ राइट साइड पे, ये जो राइट साइड पर आ रहा है इधर ना, ये लोग खुद ही बता देते हैं एनालिस्ट के इसको सेल करना है कि बाय करना है। अब एनालिस्ट के मुताबिक डिविडेंड तो बहुत वैसे देता ही है। अब वो लोग भी कह रहे हैं इसको सेल करो। ये देखो स्ट्रॉन्ग बाय इसलिए कह रहे हैं कि प्राइस गिरी है, लेकिन इधर कहीं इसने शो किया कि इसको सेल भी करो। अभी वो पता है क्यों बाय का कह रहे हैं? उनको नहीं पता क्योंकि उनकी तरफ से 743 का स्टॉक एकदम से 645 पे आ जाए तो उनके लिए तो एक आइडियल हो गया ना जी, बाय करो। लेकिन हम जैसा अक्लमंद यही समझेगा पुत्र अब सेल करो क्योंकि इसके अंदर से खाली हो चुका है। हाँ ये कैसे, तो जो जिसने नहीं बाय किया वो अब बाय कर ले, उसके लिए भी आइडियल है कि यार अभी टूट के इसको जमा कर लो। मुझे ये पता है स्टॉक का कि ये दिसंबर में फिर डिविडेंड अनाउंस करता है, उसके लिए मैंने यहाँ दिखा दिया आपको कि ये दिसंबर में फिर देता है। ये दिसंबर है, उसमें फिर देता है, कितना देता है? 25 रुपीज। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है ये कंपनी थोड़ी लॉस में जा रही है। इसकी अगर ईपीएस देखो ना, ये क्वार्टरली ईपीएस देखो 43 थी 2024 Q3, ठीक है? फिर इसकी फर्स्ट क्वार्टर में 9.05, क्वार्टर नंबर 2 में 26.68, इधर इसकी ना ईपीएस ड्रॉप हुई है 23.29। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या क्वार्टर वन भी इसकी ड्रॉप होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि क्वार्टर वन 2026 में ये 9 या 10 तक ईपीएस अपनी शो करेगा। फिर यहाँ पे सवाल ये आ जाएगा, अगर इसकी ईपीएस ड्रॉप है तो डिविडेंड कितना देगा? तो ये शायद 20 रुपया दे दे, 25 ना दे दवा। कभी कभार ये बहुत कम डिविडेंड भी देता है, खाली उस पे नहीं रहना कि एक दफा हर दफा डिविडेंड अच्छा देगा। अब डिपेंड करता है ना कि क्या सीन है इसका, ये 20 रुपए देता है या 25 देता है। इधर एक और मसला भी आ जाता है। अब मसला ये भी आ सकता है कि ऑयल की प्राइसेस डाउन है तो इसको नुकसान होगा, ऑयल की प्राइसेस अप होंगी इसको फायदा होगा, ऑयल की प्राइसेस वैसे डाउन होगी तो पाकिस्तान को भी फायदा। तो ये काफी इंटरलिंक चीजें हैं, तो उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह आप एक स्टॉक की रिसर्च करते हो, और बहुत ज्यादा चीजें वो आगे आगे बताता जाऊंगा, सब्र कर जाओ, ठीक है? वो 12 पॉइंट पर स्टॉक, वॉल्यूम, ईपीएस, पे आउट, मर्जर, आरओआई, वो मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर मैंने दिखाए में। तो पीओएल का मैंने किया था, उसमें यही था कि इसके एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम देखना है, मॉडरेट टू हाई, क्या ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, लिक्विडिटी गुड है कि मतलब ठीक है लोग आ रहे हैं इसमें, सो बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। अब जब ज्यादा लोग होंगे तो बाय सेल हो सकता है, मतलब मैंने खरीदा किसी ने खरीद लिया मेरे से, मैंने बेचा किसी ने खरीद लिया, ये लिक्विडिटी है कि ज्यादा लोग जमा हो गए तो लिक्विडिटी है उस स्टॉक के अंदर। मतलब फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर। इसका ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, एडवांटेज है। फिर ये कि टीटीएम देख लो ईपीएस की, टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये टीएम जो है ना 12 मंथ, इधर मैं लिख भी देता हूँ, मुश्किल है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अब आप कहेंगे फरसान भी आप इतने टेक्निकल चीजें क्यों सिखा रहे हैं हमें? तो क्योंकि कोई कमेंट कर देता ना यार आप बस वही फायर फेंकते हैं, नहीं तो थोड़ी इलम भी दे देते हो ना एक्स्ट्रा। अच्छा तो इसमें ये होता है कि आपने पिछले 12 महीने के हिसाब से ईपीएस देखनी होती है। ये मैं हमेशा यही करता आ रहा था अपनी वीडियोस में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स ही देख रहा था। ये जो मैंने पहले देखा ना, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। ये पिछले क्वार्टर में क्या हुआ, ये 3 महीने ये हो गए। फिर उससे पिछले में क्या हुआ, ये 3-4 महीने ये बता दिया। फिर उससे पिछले में क्या हुआ वो ये दिखा दिया।
और इसमें क्या हुआ ये दिखा दिया, ये पूरे 12 महीने हो गए इसके। 3, 3, ये 3 और ये 3। हर क्वार्टर में उसके हिसाब से 3 into 4, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। यार ये भी लिख दो तो मुश्किल हो रहा लगता है। एवरी क्वार्टर हैज़ 3 months, देयर आर 4 quarters। ठीक है, 4 क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने हैं। आपने ट्रेलिंग 12 मंथ्स चेक करना है, टीटीएम, कि क्या चल रहा है। अच्छा ये स्टॉक के अंदर नज़र भी आता है टीटीएम, ये इधर आता है नज़र। ये टीटीएम लिखा हुआ है इधर, ये रहा। ये प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ भी टीटीएम दिखा रहा होता है। ये रहा टीटीएम, प्राइस अर्निंग रेशियो टीटीएम के साथ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से। मैं हमेशा इस जगह नहीं जाता था क्योंकि बहुत डिटेल और कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो, और बहुत मतलब दिमाग की दही खोल देती है, क्योंकि हर स्टॉक का डिफरेंट है ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वो मैं दिखाऊंगा, मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो मैं हमेशा वीएआर में रहता था, एलडीसीपी देखता था, सर्किट ब्रेकर्स देखता था, कहाँ लोअर से कहाँ पे हाई है, ओपन और हाई प्राइस, डे रेंज, पूरे साल के हिसाब से। ईपीएस पे डायरेक्ट जाता था मैं। फिर मैं एक दफा ये देख रहा था कि कितना फ्री फ्लोट है, मार्केट कैप कितना है, बोर्ड मीटिंग्स देख ली, रिजल्ट्स देख लिए। आई यूज टू स्किप दिस प्राइस अर्निंग ग्रोथ, लेकिन इसमें मैं प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिखा दूंगा। ये जो 12 पॉइंट स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई प्राइस अर्निंग पे। इसकी है 7.58, इधर क्या शो कर रहा है, 7.58 सही शो कर रहा है। अच्छा, अभी ये बिलो मार्केट एवरेज है, मतलब ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू में आ जाता है। अब आपने पहले ना कॉन्सेप्ट समझने, प्राइस अर्निंग आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, उसका एक तरीका है। ये फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग का, प्राइस को डिवाइड करना है ईपीएस से। ये फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो का, प्राइस को डिवाइड करना है ईपीएस से। क्या प्राइस है उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करो तो प्राइस अर्निंग निकल आती है। अब हर सेक्टर की डिफरेंट है, ठीक है, उसके लिए मैंने आगे टेबल दिखाया हुआ है, और इसकी 7.58 है। तो ये अभी भी मार्केट वैल्यू से अंडर वैल्यू में आता है, तो ये अभी भी पोटेंशियली गुड स्टॉक है। क्यों भला ये अंडर वैल्यू में आ जाता है, क्योंकि ये स्टॉक टूट जाता है डिविडेंड देने के बाद, तो ये फिर से एक आइडियल केस हो जाता है, यार इसको उठा लो। सही है, एक ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है स्टॉक की। मैंने क्यों बेचा है यार, मैं प्रॉफिट में था, मैंने फिर से बाय करना है, मैंने टारगेट रखा हुआ है। और मेरी पहली बात आ जाती है हमेशा ये वाली कि मैंने रिसर्च की भी है, इसको मैंने कब उठाना है। मैंने सारा नहीं बेचा, आई स्टिल हैव दिस स्टॉक बट आई सोल्ड इट फॉर अ रीजन, मुझे प्रॉफिट चाहिए था। आई वांटेड टू रिलीज माय कैश टू प्ले विद अदर स्टॉक्स नाउ। एक स्टॉक से मोहब्बत नहीं करते, नेवर मैरी अ स्टॉक। ठीक है, शादी नहीं करनी, निकलना है उससे और आगे जाना है। वो मैं बता रहा हूँ ना, इधर वो चीजें हैं इसमें। तो वो प्राइस अर्निंग इसकी अभी भी अंडर वैल्यू है। अच्छा, उसका टेबल मैंने बनाया हुआ, आगे दिखा देता हूँ, ये टेबल भी उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये बनाया हुआ पीयूएल का 7.58 है, ऑयल है, वैल्यू इसकी अच्छी है, अंडर वैल्यू स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देता है। और वो टेबल ये रहा, ये प्राइस अर्निंग वैल्यू का मैंने टेबल स्क्रीनशॉट लिया, कह लो चैट जीपीटी से लिए, जहां से भी। अगर 5 से 8 है ना प्राइस अर्निंग, तो अंडर वैल्यू और चीप है स्टॉक। और अगर 9 से 15 के बीच में है ना, तो हम कहते हैं फेयरली वैल्यूड है, कि यार चलो स्टॉक अपने वैल्यू रेंज में आ रहा है। और अगर 16 से ज्यादा है ना, तो हम कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, मतलब महंगा है स्टॉक, हमारे रेंज से बाहर है जी, अपनी औकात से ज्यादा महंगा हुआ है। ठीक है, तो हमने उस रेंज में रहना है। अब पीओएल आ रहा है 7 रुपए का, तो ये अभी भी लो में आ रहा है। ठीक है, और आपका कोई स्टॉक होते हैं जो 9 से 15 की रेंज में होते हैं, कुछ स्टॉक जो 16 पे होते हैं, वो दिखा दो 16 वाला स्टॉक कौन सा है? उसका नाम है आपका, अच्छा ये देखो पैकेट, ये कंट्रोल कर गया, पहले ये अच्छा खासा इसकी बढ़ गई थी, अपने जो है ना रेंज से ज्यादा निकल गया था, 15 की तो ज्यादा, अभी वापस 12 पे आया है। तो ये अभी भी एक मिडल रेंज में आ गया। यहाँ पे देखो मिडल रेंज है, 9 से 15 मीडियम रेंज है, नॉर्मल फॉर मेच्योर और स्टेबल कंपनी। और इसका मसला ये है पैकेट का, ये एक तो हाई प्राइस में चला गया। अब यहाँ पे मैं हमेशा, लोग कहते हैं ना लाइव पे पूछते हैं आप प्राइस अर्निंग में क्यों नहीं जाते, मसला ये है कि हर सेक्टर का डिफरेंट है। ऑयल एंड गैस का होना चाहिए 4 से 8 के बीच में, डिपेंड ऑन ऑयल प्राइसेस। मैंने बोला पीओएल को मसला पड़ता है ऑयल प्राइसेस से, ऑयल प्राइसेस कम है, पीओएल नुकसान में जाता है, आपका ओजीडीसी नुकसान में जाता है, आपका पीपीएल नुकसान में जाता है। जितने मर्जी कुएं निकाले भाई, ऑयल ही सस्ता हो गया मार्केट में, क्या करोगे। पीएसओ को फायदा है, वो मार्केटिंग उसकी ज्यादा, उसकी उसकी कस्टमर बढ़ जाएगा, ऑयल सस्ता हो जाएगा, इसको नुकसान होता है। शायद मैं इस बात पे गलत भी हो सकता हूँ, मुझे काउंटर कर लेना कमेंट में, लेकिन मोर और लेस ज्यादा नुकसान इनको होता है। बैंक्स और फर्टिलाइजर की रेंज है 5 से 10 के बीच में, और टेक्नोलॉजी की 15 से 25 की रेंज है। यहाँ पे मैंने सारों को टेबल बनाया है, टेंशन ना लो। ऑयल का होना चाहिए 4 से 8, बैंक का 5 से 10, फर्टिलाइजर का 6 से 10, सीमेंट का 7 से 12, फार्मा का 15 से 25, एफ जो आपकी फूड वाले सेक्टर है वो 10 से 16,
टेक्नोलॉजी 18 से 25 और इनके सारे आगे लिखा हुआ भी है। क्योंकि ऑयल होता है एक तो साइक्लिक स्टॉक, वो घूमता रहता है, कम होता है फिर हाई पे जाता है। बैंक्स हैं, पैसे और डिविडेंड पक्के देंगे। फर्टिलाइज़र है, एक गाय है जो दूध देती रहेगी आपको। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है इनके पास, क्योंकि ये डिमांड है। सीमेंट है साइक्लिकल, वो चलता है फिर डाउन, फिर चलता है। कंस्ट्रक्शन होगी तो चलेगा, नहीं हुई तो डाउन है। सैलाब आया, सीमेंट सेक्टर उठ जाएगा। फार्मा है, ग्रोथ और एक्सपेंसिव भी है। ग्रोथ इस सेंस में हर बंदे को ज़रूरत है इस दवाइयों की। एक्सपेंसिव इस सेंस में रिसर्च और केमिकल की वजह से ही महँगा हो जाता है। एफएमसीजी ये स्टेबल अर्निंग्स है, ये एक आपकी इंसानी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ है लेकिन वोलेटाइल है। मैं इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत कम रिकमेंड करता हूँ। ये झूले बहुत देता है लेकिन वोलेटिलिटी भी बहुत है इस सेक्टर में। ठीक है, इधर आगे मैंने एक बहुत प्यारा टेबल बनाया लेकिन मैं अभी नहीं आता इस टेबल में, बाद में बताऊंगा इस टेबल का, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है टॉपिक से। 12 पॉइंट में फिर हमने वॉल्यूम दे लिया, ईपीएस दे लिया, पे आउट दे लिया, मर्जर और आरओआई, वो सारे ना इधर मैंने बनाए हुए। प्राइस अर्निंग की समझ आ गई। उसके बाद डिविडेंड पे आउट्स देखने हैं आपने, जो मैं अक्सर ही दिखा रहा होता हूँ कि क्या स्टॉक डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा। देना चाहिए उसको, नहीं दे रहा तो फिर आप कैपिटल गेन के लिए स्टॉक रखो। वो भी नहीं दे रहा, स्टॉक अटका हुआ है, फिर आप निकलो स्टॉक, इधर मत जाओ। अब मैं कुछ स्टॉक दिखा भी देता हूँ जो अटक गए अपनी प्राइस पे। एवीएन एक स्टॉक है भाईजान, चल ही नहीं रहा, एक सदी हो गई है, जिंदगी गुजर गई, इसने नहीं चलना, इसने कदम खा लिए, एक सदी से फंसा हुआ है। ये देखो 5 साल से ना मैंने स्टॉक को नहीं कभी गेंद दी। ये एक दफा गेंद दिया था 120 और उसके बाद से इधर ही है। इधर भी क्यों दिया था, क्योंकि इमरान खान ने टेक्नोलॉजी पे जीरो टैक्स लगा दिया था, ये इसलिए यहाँ पे चल रहा है। मैंने सोचा था पहले कमेंट में बात पूछ लेके, मैं कहा मैं ही बता देता हूँ। फिर एक और स्टॉक है यूनिटी फूड्स, अब शायद चल जाए, बड़ी कुछ तारीफें सुनी है, नहीं चला, इसने भी कसम खाई हुई है। शुरू में चला था, फूड सेक्टर की बूम आया था कोरोना के बाद, उसके बाद से ये इधर ही फिर रहा है। फिर एक और स्टॉक है, मैं अभी बता देता हूँ, टेली है। बड़े लोग नाराज है, फरसान भी मना करते हैं आप इस स्टॉक से, ये लो भाई, ये 22 रुपए का हुआ था, 23 का, उसके बाद से ये डाउन ही है, इसने नहीं चला। एक और स्टॉक है WTL, अब चलने लग गया भाई, बड़ा खिलाफ हूँ मैं इसके लेकिन अब चल रहा है। इधर ये 1 रुपए का था और फिर एक दफा 4 का गया, उसके बाद ये इधर ही फंसा हुआ है। ठीक है, इसकी प्राइस अर्निंग ग्रोथ भी वो रेशियो दिखाई नहीं रहे क्या चल रही है। और VAR देखो कितना वॉलेटाइल हो गया, 33 पे चला गया, इसका VAR पहले स्टेबल था। और एक और स्टॉक है जिसके मैं बड़ा खिलाफ हूँ, SSGC। मेरी पता नहीं क्यों दुश्मनी है, मुझे लगता है कि इसका ओनर किसी मुझे गोली मार देगा, कहेगा भाई तू क्या मेरी कंपनी के खिलाफ बोलता रहता है वीडियोस में। 5 साल से देख रहा हूँ उसको, 15 से 40 तक गया है, 48 तक, उसके बाद से इसने कसम खाई हुई, इधर ही फंस गया ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा अपनी प्राइस को। तो इन स्टॉक को अवॉइड करो, पता है आपके पैसे फंस जाएंगे। स्टॉक्स बहुत है भाई, मैं इस तरह लाइन बनाऊंगा तो लाइन खत्म नहीं होगी तुम लोगों के आगे। ठीक है, आपने वही देखना कि कौन आपको डिविडेंड दे रहा है, कांस्टेंट पे आउट, सपोर्ट, स्टडी इनकम फ्रॉम फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब आपने पैसे कमाने हैं या खाली बैठना है स्टॉक मार्केट में। पैसे कमाने आए ना, मोहब्बत नहीं करनी कंपनी से, जो पैसे देगा उसके साथ रहना आपने। पीओएल डिविडेंड देता है। सर जी नॉन शरिया, चले आपको शरिया भी दिखा दूंगा, शरिया वाले भी बड़े स्टॉक है, टेंशन ना लो। और क्योंकि मेरा स्मार्ट पोर्टफोलियो शरिया का बनेगा इसमें। अच्छा जी, रेवेन्यू मॉडल और रिकरिंग इनकम वो देखनी है अब आपने। इसमें आपकी जो है ना पीओएल की रिकरिंग इनकम आती रहती है, वो एक फ्लो में आपको डिविडेंड देता रहेगा उसकी अच्छी खासी। ऑयल एक जरूरत है अभी भी, मानते हैं जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, $22 को पूछो क्या हाल हुआ उनका। फिर आपने ये देखना है कि आपने जितने पैसे डाले क्या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं आपको कि नहीं दे रहे। हमेशा बिजनेस जब भी आप करते हैं तो आप पहली चीज देखते हैं क्या आपको उसमें से पैसे मिल रहे हैं वापस कि नहीं मिल रहे हैं, कितनी जल्दी आपका रिटर्न होगा, आपकी जो असल इन्वेस्टमेंट है। मैंने अगर 5 लाख डाला है तो मुझे डिविडेंड इस तरह मिला कि 50,000 का डिविडेंड मिल गया। उस स्टॉक ने गेन भी दे दिया तो मैं गेन पे भी सेल कर सकता था, तो मैं 1.5 लाख एक प्रॉफिट भी ले लिया, गेन भी ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया डिविडेंड का। तो वो मेरा 5 सालों में ये ROI कंप्लीट कर देगा। इसको समझा देता हूँ आसान आवाज में। मैंने जी 500 रुपए का जब था ना पीओएल, मैंने बाई किया 5 लाख डाल के, या 10 लाख कह लो, अल्लाह आप सबको दे मुझे भी दे पैसे इस तरह के। 10 लाख का मैंने पीओएल बाई कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, विद इन 3 मंथ्स पीओएल पीक एट 740। वैसे इसको ऐसे कर लो, 480 का था, ये 482 का हुआ था इन द मंथ ऑफ मे। मैं तारीख भी बता सकता हूँ, 9 मई को। वो और बात है कि जंग हुई फलाना हुआ, लेकिन इससे गेन भी इतना इतने का हुआ था पीओएल प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता लग गया कि पीओएल ने पीक मारा 740 तक, तो यहाँ पे 740 को माइनस करो 482 से। मैंने 10 लाख डाले हैं, इसको ऐसे कैलकुलेटर से करते हैं यार, फिर ज्यादा मजा आएगा समझने में आपको। 482 का था, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख को डिवाइड करूंगा 482 से, 2074 स्टॉक्स आ गए।
इतने स्टॉक्स मेरे पास पीओएल के आ गए। मैंने सेल नहीं किया, मैंने इसको होल्ड किया और जब 740 तक गया तो मैंने 50% सेल कर दिया। मेरी वो जो पुरानी स्ट्रेटेजी है ना कि जी 50% सेल करो, नहीं जी बीच में झूले लेते तो आप सेल करते, वो फिर ट्रेडिंग अपने तरीके से करो भाई। मैं एक लॉन्ग टर्म होल्डर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि सब्र और पेशेंस से आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। तो मैंने कितना किया, 1032 समझो सेल कर दिया। सेल एट 740 का जब ये चला, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, वन मल्टीप्लाई होगा 1032 मल्टीप्लाई बाय, यार मेरे ख्याल से मैं मैथ गलत कर रहा हूँ, मुझे एक तो कंफर्म करने दो। 2074 डिवाइडेड बाय 2 करूँ मैं, 1037 है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है मैथ्स की। मल्टीप्लाई बाय 740 का जब से पीक मारा है पीओएल ने, तो कितना, 7,7630,380। मेरे 10 लाख में कितना मुझे मिल गया, 7 लाख ये वापस आ गया। अब मैंने क्या कि 50% और डिविडेंड रख लिया। जो मेरे पास बकाया रह गया था 1037, उसका डिविडेंड मैं खाऊंगा। 1037 मल्टीप्लाई बाय 50, 51,085 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करो अगर, तो ये रफली आपके बन जाते हैं 8,20,000। तो मेरी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 10 लाख। मैंने डिविडेंड भी खाया और मैंने कैपिटल गेन भी खाया। ये हो गया डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। एक मेरा ट्रेड अच्छा निकल गया ना। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड अच्छा निकल गया। मैंने क्या किया, डिविडेंड खा लिया ये 51, और ये मैंने एक कैपिटल गेन का ट्रेड खेल लिया। उसमें यही कह सकते हैं, नहीं फरसान भाई यार देखो मैंने बहुत एक हाई प्राइस पे कैपिटल, असल में गेम वहीं पे आ जाती, कैपिटल होना चाहिए आपके पास। कैपिटल क्या, कितने पैसे आप डाल रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ किया करो और सूरह वाक़िया पढ़ो और कमेटियां डालो, पैसे जोड़ो। यहाँ पे मैं खेल गया अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी, यहाँ पे मैंने गेन कर ली। तो ये वही बात है, इसको फॉर्मूला पे लगाओ और जो फाइनेंस का बंदा वो यहाँ से कैलकुलेट करके बता देता है कि कितना आरओआई आपने जनरेट कर लिया इस ट्रेड से 4-5 महीनों में। उसके बाद आपने क्या देखना होता है स्टॉक के अंदर, मर्जिंग और एक्विजिशन की न्यूज। अब आजकल एक स्टॉक है मर्जिंग की तरफ जा रहा है, वो है पीटीसी। अब पीओएल से बाहर आ जाओ ना जरा। ये जब मर्ज की न्यूज आई थी ना, उस वक्त ये 28 का था, ठीक है, इधर कहीं या 25 के पास फिर रहा था ये। इधर कहीं इसका लॉ माल की कॉल भी आ चुकी थी कि ये मर्ज होने लगा है, और ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, इसने 50 का हो जाना है, ठीक है। ये इसकी बहुत ज्यादा शो कर रहा है क्योंकि इसका मसला ये हुआ, अभी दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से इसलिए ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस शो कर रहा है। इसका एक और रीजन भी है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका यहाँ पे आया था लाओ माल की कॉल। अगर मैं यहाँ पे 25 लाख डालता तो यहाँ जब ये 39 तक गया था, वैसे अभी 38 शो कर रहा है, लेकिन इधर कहीं आई थिंक ये गया है 40 तक। ये लो 39-40 तक गया होता तो मैं 25 लाख से 40 लाख करके निकाल सकता था। तो यहाँ पे एक फियर आ जाता कि सर जी अगर ना चलता स्टॉक, फिर हाँ वो अब आपका फियर है, वो फियर के साथ आपने फाइट करनी है। तो वो आपने देखना होता है कि क्या कोई मर्जिंग की कोई न्यूज आ रही है कि ये मर्ज होने लगे आपस में। फिर आपने देखना है कि सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं। ऑयल में तो अक्सर ग्रोथ होती है और साइक्लिकल भी होता है कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा, हाई डिमांड रहेगी पाकिस्तान में, और कंपटीशन है। ये इसका एडवांटेज है, इसके पास कंपटीशन इतना खास नहीं है इसके मुकाबले के जो स्टॉक्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके मुकाबले में आपके पास ये है, ये कंपटीशन इसका पीओएल के साथ मुकाबले में पीपीएल ओजीडीसी बैठे हैं, ये दो बहुत स्लो स्टॉक्स हैं। माड़ी है इसके मुकाबले का, माड़ी है फौजियों का, पीओएल एक प्राइवेट कंपनी है, ये एफएफसी की कंपनी का ही है। तो ये एफएफसी का भी वेट देख लो कितना ज्यादा है। तो ये जिधर ये आ जाते हैं तो बेचारे दूसरे पिस जाते हैं, मतलब ये अब इसने अच्छा खासा टेक ओवर कर लिया, ईफट को भी तंग आ रहा है। माड़ी अब नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट बैठी हुई है, ओजीडीसी गवर्नमेंट का स्टॉक है। ये माड़ी फिर हमारे आर्मी का स्टॉक है, तो इनका सही मुकाबला आपस में लगा हुआ है। इसमें ये है कि पब्लिक बहुत है, इसमें ये है कि प्लेयर बहुत है। पीओएल बेचारा पिट गया बिल्कुल ही, इसके मुकाबले में है पीपीएल ज्यादा वेट में है, लेकिन पीओएल की यही बात है वो टूट जाता है डिविडेंड देने के बाद। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क, गवर्नमेंट क्या फायदा देती कि नहीं देती। गवर्नमेंट फायदा देती है अब ऑयल को, क्योंकि गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि यही कंपनी है उसके पास, गिनी चुनी यही कंपनीज है टोटल, इन्हीं को काम चलाना है तो बुल चलेगा। पहले होता था नहीं जी बाहर से इंपोर्ट कराओ, अब उनको अकल आ गई कि भाई लोकल को भी सपोर्ट दो। तो पीओएल को क्या मिल रहा है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अगर सर्कुलेट आ गया तो वो इसको फायदा होगा कि नहीं होगा, वो अब गवर्नमेंट पे है। फिर हम देखते हैं पब्लिक का क्या परसेप्शन है किसी स्टॉक के बारे में, कंट्रोवर्सी कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सी तो नहीं किसी के बारे में। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसके बारे में अच्छी खासी एक दफा रौला पड़ गया था, वो था टीआरजी। पब्लिक का बहुत फेवरेट था, लेकिन हुआ क्या, मैं अक्सर लाइव पे भी कुछ बंदा मुझसे स्टोरी को तो उसका बता देता हूँ कि इसके साथ एक कंट्रोवर्सी आई थी। ये ना स्टॉक इधर तक चला गया था, इसने डिविडेंड भी दिया था यहाँ पे 4 पे, वो भी दिखा देता हूँ, 4.4 दिया था। प्रधान भी आपको कैसे याद है यार, हम छोटे से उस वक्त स्टॉक मार्केट देख रहे होते थे, आप लोग टीवी पे खेल रहे होगे, कंप्यूटर पे गेम, हम उस वक्त ये स्टॉक मार्केट देखते थे। उस वक्त भी 4.4 पे डिविडेंड दिया इसने यार उस टाइम। ये 180 तक चला गया था स्टॉक, इसको इतना पब्लिक ने चुक दिया था। इधर कहीं ना इसकी एक न्यूज आ गई थी
और वो बड़ी खतरनाक न्यूज़ है, वो भी दिखा देता हूँ। टीआरजी ओनर, ये न्यूज़ थी, टीआरजी सीईओ एक्यूज ऑफ, अब ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, असॉल्ट बाय फॉर्मर, ठीक है। 2021 की न्यूज़ है, नवंबर 17 की। उसके बाद से टीआरजी तबाह हो चुका था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे चैनल का मसला हो जाएगा। उसके बाद से टीआरजी को ना एक टक्कर लगी थी बड़ी गंदी किस्म की, टीआरजी नहीं चला भाई। नवंबर 21 को आई है न्यूज़, उसके बाद ये टीआरजी गिरना शुरू हुआ है और वो गिरता 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 भाई गायब है जमीन पे। ये गिरना शुरू हुआ है, इधर की न्यूज़ आ गई इसकी। उसके बाद ऐसा गिरा है ये, ऐसा गिरा है, फिर नहीं रिकवर किया, थोड़ा सा रिकवर किया, फिर गिरा, फिर रिकवर किया, बुत्तर ये इतना गंदा गिरा गिरा गिरा, और ये 38 पे मेरे ख्याल से आया था इसका लोवेस्ट, आई रिमेम्बर 38। अब यहाँ शो नहीं हो रहा डाटा। तब मुझे किसी ने कहा था कि टीआरजी उठा ले, मैं कहा भाई मैं तो बस तक पा रहा स्टॉक में, मेरे से गलती, मुझे उठाना चाहिए था क्योंकि आजकल ये फिर गेन करके ये स्टॉक झूले बहुत देता है, झूले देता है, लेकिन वीआर बड़ा कम है इसका, वैल्यू एट रिस्क। तो ये वही बात आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, कि पब्लिक परसेप्शन और कंट्रोवर्सीज, इसके बाद कंट्रोवर्सीज के बारे में आ गई थी। फिर जी कैपिटल सेफ्टी और डाउन साइड रिस्क, अब वही बात मैंने जो पहले भी बोली कि रिस्क तो नहीं है, तो वो अब देखना पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस में इतना रिस्क नहीं होता वैसे, अभी आजकल आया है कि ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, मुल्क को फायदा है लेकिन इनको नुकसान है। फिर एक और चीज देखनी होती है, 12वीं बात है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री फ्लोट कितना है और लिक्विडिटी रिस्क कितना है। मॉडरेट फ्लोट होना चाहिए, इनफ फॉर एक्टिव ट्रेडिंग, लिक्विडिटी रिस्क लो है, इजीली ट्रेडेबल। अब कुछ स्टॉक है वो 10% फ्री फ्लोट है, तो वो थोड़े से ना ट्रेडिंग में मसला भी कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक बड़ा मछली आती है सेल करते हो, स्टॉक एकदम से गिर भी जाता है, वो पैकेट जैसा स्टॉक में ये एक रिस्क है। तो ये 12 पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे बताए, 12 पॉइंट के हिसाब से आपने करना है। अब आप बोर ना हो, मैं कोशिश करूंगा एंजॉय करूंगा पूरी वीडियो में, टेंशन ना लो। 12 स्टडी पॉइंट वो ये थे, ठीक है। उसमें मैंने वही बताया, वॉल्यूम, ईपीएस, पे आउट देखो, डिविडेंड दे रहा है, मर्जिंग को हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कब तक रिटर्न होता है, वो मैंने कैलकुलेटर करके बता दिया कि एक पीओएल से आपने कितना पैसा कमा सकते हो। आगे आ जाओ। अब आपने जब भी स्टॉक पकड़ना है, पहले उसकी ग्रोथ देखो, क्या पोटेंशियल है, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। हम क्या करते हैं, नहीं जी वो उठा रहा तो मैं भी उठा रहा हूँ, भाई तू उसके पीछे क्यों जा रहा है, तू अपनी रिसर्च करना, ठीक है। आपने हमेशा देना क्या उस सेक्टर में पोटेंशियल है उठने का कि नहीं। अब मैंने एक रिस्क लिया है इमेज रीड पे, IREIT। उसकी किस्मत खराब है कि वो स्टॉक अभी बिल्कुल यंग आया है। एक और स्टॉक है फास्ट केबल, FCL, वो भी मार खा रहे हैं मार्केट में, ये दोनों मार खा रहे हैं। इसने तो बहुत ही मार खाई है, ये 11 पे खुला है और 10 पे आ गया, अभी शायद 10 से भी नीचे चला जाए, लेकिन मुझे पता है इस स्टॉक में पोटेंशियल है। प्रॉपर्टी सेक्टर अभी डाउन है पाकिस्तान में, लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर विल ग्रो, मुझे इतना पता है। एक दफा पूरी आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए ना, अभी एक राउंड साइकिल पे गुजर रही है, एक दफा स्टेबिलिटी पूरी हो जाए, फिर आपका प्रॉपर्टी सेक्टर भी बूम करेगा। अच्छा हुआ है कि प्रॉपर्टी डाउन हुई है, क्योंकि आपका जो है ना ये बहुत ज्यादा बबल में चली गई थी। DHA का एक प्लॉट है जी 5 करोड़ का, जी किस बात का भाई, तूने क्या कर लिया, वही लाहौर है पूरा नहीं जी, 5 करोड़ का प्लॉट है जी, 5 मरले का। नहीं क्या वो सोना है जमीन के नीचे, क्या है भाई, जो नॉर्मल रेट है वो रखो भाई, 40-50 लाख रखो। नहीं जी 5 करोड़ है जी, लाहौर में है ना जी, चलो जी सही है, पास ही रखो अपने पास, बिक ही नहीं रही प्रॉपर्टी अब। इमेज रीड मैंने इसलिए लिया कि एक प्रॉपर्टी का सेक्टर भी है और पोटेंशियल है, ये ग्रो करेगा कंपनी, न्यू कंपनी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सपैंड करेगा फ्यूचर में। दूसरा देखना है कि हाउ टफ इज द कंपटीशन, कंपेटिटिवनेस देखनी है, क्या मुकाबला कितना चल रहा है उसका मार्केट में, क्या वो स्टॉक सर्वाइव कर रहा है, उसको उसके हिसाब से देखो, इंडेक्स के हिसाब से। फिर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भी करता हूँ, कि जब तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, ठीक है, तो आपका पैसा सेफ है कि उसके अंदर की नहीं, ये सबसे मुश्किल चीज है। अब आप एक स्टॉक उठाते हो, मैं बताता हूँ, एक स्टॉक आपने उठा लिया, FCEPL उठा लिया, मैंने 90 का उठा लिया, वो एक धड़म करके 70 का हो गया। मैंने इतनी उम्मीद से उठाया, मैंने 9 लाख पूरा डाला था कि जी वो तो एंग्रो का ग्रुप का स्टॉक है, वो दिखा भी देता हूँ, चलो इसका समझ नहीं आती अगर। FCEPL ये स्टॉक है, मैंने उठा लिया इसको अराउंड 95, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जाएगा 150 का, मेरे से गलती हुई, मैंने यहाँ पे 108 पे सेल नहीं किया, और उसके बाद से ये ड्रॉप ही होता गया, और अब धड़ाम करके ना वो गिर ही जा रहा है। अच्छा इसे रीटेस्ट किया यहाँ पे अपने आप को, 94 तक भी आया, लेकिन नहीं, फिर गिर गया, अब वो गिरता ही जा रहा है। तो मेरा ये ना अब कैपिटल फंस गया इसके अंदर, अब मुझे सब्र करना है इसकी अगली बोर्ड मीटिंग तक। मैंने इस बेस पे उठाया कि ये कंपनी जो है आपकी एंग्रो ग्रुप के साथ इसका लिंक है, ये जो एंग्रो है ना, मैं कहा जी एंग्रो ग्रुप है, स्ट्रांग होगा, भाई मेरे पैसे फंस गए। तो हमेशा बाय करने से पहले 10 दफा स्टॉक देखो, क्या वो गेन देता है कि नहीं देता, नहीं तो 5 साल का एक ग्राफ देखो कि ये हर राइस क्यों देता है,
व्हाट इज द राइज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइज, वो देखना होता है स्टॉक को। हम कहते नहीं यार स्टॉक अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, स्टॉक को कोई परवाह नहीं है आपने ले लिया उसको, आपको अपनी परवाह करनी कि आप क्यों ले रहे हो स्टॉक। ये मैं एक बहुत क्रिटिकल बात कर रहा हूँ कि कंपनी को कोई परवाह नहीं है कि आपका पैसा डूब रहा है कि नहीं, आपको परवाह होनी चाहिए आपका पैसा जाती है भाई, देख के एंट्री लो। नहीं जी उसने कहा था, वो उससे पूछो, उसको फिक्र है कि आपका पैसा फंस गया, वो तो एंड में यही कहेगा डू योर ओन रिसर्च। वो सबकी जुबान में एक वर्ड आ जाता है भाई, डू योर ओन रिसर्च, DYOR इसको हम कहते हैं आजकल, यही बोलता है ना, अपने रिस्क पे ले लो भाई। वो फिर डर रहा है वो, लेकिन आप लेके देखो कैसे जाता है वो, जब प्रॉफिट होगा भाई मैंने कहा था, ना हुआ भाईजान डिस्क्लेमर कह दिया भाई, डू योर ओन रिसर्च। भाई आपने हमेशा देख कर बाय करना है, वो आप नहीं करते, आप डायरेक्ट लेते हो जी, सारे ले रहे मैंने भी ले लिया, वो सारों ने क्या पता वो जो सारे ले रहे थे वो निकल रहे थे और आपने बाय कर लिया। तो हमेशा देख के एंट्री लेनी स्टॉक्स में। अब देखो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है कि ऑयल में और फर्टिलाइजर में ये स्टेबल सेक्टर है। कैसे स्टेबल है, नहीं समझ आता तो इधर से देख लो, वेटेज देखो किधर है, ऑयल बहुत हैवी वेट है, फर्टिलाइजर हैवी वेट है, बैंक्स तो बहुत ही हैवी वेट है ना, ये आप कह लो 25% है, ये आप कह लो 15 और 15% है, तो ये 30 और 25, ये 55% यही बना देता है स्टॉक मार्केट आपकी। बाकी ये सारे छोटे सेक्टर थे मिला के, सीमेंट है 15%, और फिर ये 10 और 10% ये 10%, ये 7%, और फिर ये 1-1% है सारे, तो ये मिला के आपका पूरा 100% बनाते हैं जो ये इंडेक्स बनाते हैं। तो हमेशा मैं नहीं कहता कि इन्हीं में रहो, इधर भी आ जाओ, झूले इनमें मिलते हैं, ये स्टेबल है। अब आपने खेलना कैसे वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है फार्मा जो है लेस अट्रैक्टिव ड्यू टू लो फ्लोटिंग शेयर। ये सेक्टर ठीक है, फार्मा बुरा नहीं है, इसमें सिटी फार्मा बहुत अच्छा है। इसमें HPL देखो, आप एक स्टॉक है जो 4,000 का चला गया, मैं कभी ना ऐसा स्टॉक लूं जो झूले बहुत दे। 3900 का था, 4000 तक चला गया, क्यों, मुझे सिर्फ ये फियर आ गया कि इसका वॉल्यूम कम है। जो पहली पहली बात थी ना, वॉल्यूम कम होता है तो डर लगता है स्टॉक से कि यार पता नहीं कोई ट्रेडिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा मैंने ले लिया इतना महंगा, मैंने 5,000 बाय कर लिया, ये 5,000 तो बहुत महंगा हो जाएगा, मैंने 50 की क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है। अब मैं सेल पे लगाता हूँ, वॉल्यूम कितना है जी, 73 है, बायर नहीं मार्केट में, क्या होगा, सेल ही नहीं हो रहा जी, बैठे हैं जी इंतजार में। और जी फरसान भाई की वीडियो में एक स्टॉक दिखा था 4,000 रुपए का, तो वो तारीफ कर रहे थे, मैंने बाय कर लिया, सर अब सेल नहीं हो रहा, मेरा काइंडली गाइड कर दे। तो भाई ये लाजमी देख लिया करो। फिर ये चलो अच्छी भी चीज है बुरी भी चीज है, अच्छी चीज ये कि मल्टीपैकर बन रहा है, कि ओनर प्ले कर रहा है, लेकिन बुरी चीज ये है कि इसका फिर इस तरह का वॉल्यूम आ जाता है। नहीं वो तो फिर पैकेट का क्या सीन है भाई, पैकेट का जो सीन है ना, ये देखो पैकेट में वॉल्यूम अभी भी है 3900, इट्स स्टिल इन अ रेंज ऑफ वॉल्यूम, ऊपर से फ्री फ्लोट कम है मानता हूँ, लेकिन वॉल्यूम है। और ये कंपनी जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी लेवल पे है, ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। वो जी इसका स्टॉक डाउन है, हाँ डाउन है, इसकी बोर्ड मीटिंग सर पे खड़ी हुई है, प्रेशर में ये देता डिविडेंड के लिए देता, क्या प्रेशर है, देता है डिविडेंड हर क्वार्टर में देता है, अक्टूबर में क्या पता दे दे, लास्ट टाइम दिया हुआ इसने, इस दफा भी दे सकता है, 30 रुपए देगा कंफर्म है, ना दिया तो फिर ये गिरेगा 1200 या 1300 तक आ जाएगा, तो नुकसान है। आप बेचो मत ना भाई, आप बैठ जो अगले क्वार्टर में दे देगा 1600 का भी हो जाएगा, 4 महीने सर सब्र करें, हाँ भाई सब्र करके बनोगे स्टॉक मार्केट में, सब्र नहीं है तुम नहीं कुछ कर सकते, मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ना लेस फ्लोटिंग शेयर, वो यही थे लेस फ्लोटिंग शेयर, कि इस सेक्टर के ना, अभी HPL की मिसाल ही दी थी तो उसका 10% फ्री फ्लोट है, तो ये लेस फ्लोटिंग शेयर है, और इनका ना ये ज्यादा होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ये 16 पे चला गया, ये हाई पे चला गया, पैकेट के भी एक मिडल रेंज में आ जाता है, 15 से ऊपर गया है, मतलब 12 से ऊपर गया तो वो फिर हाई रेंज क्रॉस हो जाता है। वो दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया हुआ है, 16+ है ना तो एक्सपेंसिव है, 9 से 15 फेयरली रेंज में, तो ये जो है आपका जो HPL है, ये 16 अब क्रॉस कर गए तो ये हाई रेंज में चला गया, एक्सपेंसिव है, मार्केट एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ और इट्स स्टिल ओवर वैल्यूड, अब ये ओवर वैल्यू की तरफ भी जा सकता है स्टॉक, तो देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि ग्रोथ सेक्टर जो होते हैं 15 से 25 की तरफ होते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट तंग तो नहीं करती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लग जाती है, सर्कल डेट आ जाता है, टैक्स लग जाता है, रेगुलेशन आ जाती हैं। अब सर्कल डेट की पेमेंट जो है ना IPPs को मिल रही है, ये वाली बात तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें से फायदा आपको पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को होगा, जिसमें कैपको हो गया, हपको हो गया, अल्टर्न एनर्जी हो गया, वो जब पेमेंट आएगी तो फायदा है, नुकसान भी अगर नहीं दे रही पेमेंट, गवर्नमेंट ने रोके हुए पैसे,
तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर पब्लिक की परसेप्शन भी, अब शेज़ान कंपनी को हम कहते हैं जी कादियानियों की कंपनी, लोग नहीं लेते, ठीक है? मरी के बारे में कहते हैं जी ये शराब की कंपनी, हम नहीं लेंगे। पैकेट के बारे में बोलेंगे जी सिगरेट की कंपनी, हम नहीं लेते जी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। अब यहाँ पे रिलीजन के खिलाफ में मैं बोला कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पब्लिक क्या सोचती है स्टॉक के बारे में, ठीक है? कोई नाराज़ ना हो जाए कि शेज़ान के बारे में आपने हमारे बारे में बोल दिया, नहीं भाई, मैं नहीं ऐसा कुछ भी सोच रहा। बस मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, पब्लिक का परसेप्शन आदमी देख लिया करो। फिर कंसंट्रेशन और लिक्विडिटी, लो फ्री फ्लोट, हाई वॉलेटिलिटी, एकदम से स्विंग दे सकता है। जो लो फ्री फ्लोट होता है, जो मैंने 10% वाला दिखाया ना, वो एकदम से आपके पैसे गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं। सेल ना हो फिर फंस गए, ये बड़ा देख के चलना पड़ता है। इसलिए कैपिटल सेफ्टी बहुत है। इवेल्युएट मैक्सिमम डाउनसाइड, मैं हमेशा स्टॉक में ना देखता हूँ कि उसका हाई क्या और लो क्या है। मैंने कहा ना फैशन बैंक का आपका जो झूला है वो 87 या 85 लो पे जाता है और 98 तक हाई मारता है। मीज़ान का झूला मैंने बताया हुआ है, मीज़ान बैंक का, वो 438 तक जाता है लो और 490 तक हाई जाता है। बहुत बड़ा झूला देता है, लेकिन इस तक जाने के लिए इसको टाइम लगता है। ये पहले 460 पे जाके फंस जाता है, तो ये 30 का झूला देता है, उसके बाद अगला 30 तक ये जाता है। हप्को का झूला बता देता हूँ, हप्को जो है 170 से शुरू होता है, 208 तक जाता है, फिर 208 से अगला झूला जो है वो 240 तक जाता है। आजकल वो 213 पे फिर रहा है। ये हप्को की बात हो रही है, हप्को। आपको कैसे पता है भाई? मैं स्टॉक्स खोल के रख के बैठा होता हूँ, देख रहा हूँ हर स्टॉक को। मेरा वो ऐप के अंदर ना पूरी एक लगी होती लिस्ट, मैं वो ऐप भी दिखा देता हूँ यार। ये इन्वेस्टिफाई की ऐप है, ठीक है? इसमें ना मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, ये थोड़े से एड्स आते हैं इसमें, ऐड के बाद ना ये अच्छा खासा आपको, ये मेरी एक वॉच लिस्ट लगी हुई है। मैं इसमें रोज ना एक दफा अपने स्टॉक्स देख लेता हूँ, कौन से स्टॉक क्या कर रहे हैं। यूबीएल का देख रहे 387 पे क्लोज हुआ है, बीएफएल का देख लिया, पीओएल का देख लिया टूट गया, कैप को देख लिया, नेशनल बैंक देख लिया, सुनहरी बैंक को वॉच पे लगाया हुआ है, बैंकों को ज्यादा वॉच पे लगाया हुआ है। यूडीपीएल में बड़ी देर से नजर है, एच कार देख रहा हूँ क्या झूला दे रहा है। यूनिलीवर मैंने इंशाल्लाह कभी लेना है, महंगा बहुत है। बी एफ एग्रो में देख रहा हूँ, बी आई पी एल देख रहा हूँ, डब्ल्यू टी एल वो माशाल्लाह ठीक है, निषाद पावर लिमिटेड देख रहा हूँ, टिकट मेरा अपने पास पड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ना एक अपना वो जमा किए हैं स्टॉक्स के, कौन क्या कर रहा है, कौन किस रेट में फिर रहा है। तो यहाँ से आप अपने स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और काफी स्टॉक है, ये मेरी अपनी एक वॉच लिस्ट है। एक के बी एल देख रहा हूँ, आर्टन देख रहा हूँ मैं कहाँ तक पहुंचा है, एफ एच ए एम देख रहा हूँ, पी एस ओ पे नजर है बड़ी देर से मेरी, इंडस मोटर देख रहा हूँ, साजगार पे नजर है मेरी। जिन पे नजर है मतलब मैं शायद बाय कर सकता हूँ, मैं अगर फ्यूचर में बाय करूँ। पीपीएल तो वैसे ही क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं, उसका बताता हूँ जी इसको कब बाय करना है। माड़ी में बड़ी देर से नजर आई हुई है मेरी, फातमा पे नजर है, मतलब सेल कर दी प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी नजर है इस पे। तो यूं मैं स्टॉक्स देखता हूँ, खाली बैंक से नहीं देखता, मैं बाकी स्टॉक्स यहाँ से देख रहा होता हूँ। तो ये मैंने कहा था मैं कैसे वॉच करता हूँ, मैं ऐप के थ्रू देख रहा होता हूँ। उसके बाद जो है स्टडी द कंपनी, हमेशा आपने स्टडी करना है। रेवेन्यू मॉडल और रिकरिंग वर्सेस वन टाइम, क्या ये एक दफा पेमेंट अच्छी करता है या हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ देता रहे। फिर ईपीएस के ट्रेंड देखने का, ईपीएस हमेशा इंप्रूव हो तो अच्छा है, डाउन हो तो मसला है। कुछ पॉइंट पे डाउन होती है, कुछ पॉइंट पे उठती है, वो सारी चीज देखनी है। आप कभी बार क्या होता है कि कोई स्टॉक है ना, यहाँ पे मैं दो मिसालें इकट्ठी लिखूंगा समझने के लिए। एक स्टॉक है हपको, ईपीएस ड्रॉप हुई है, डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, पब्लिक भागी है। सेम कंपनी के मुकाबले में एनएटीएफ थी, ईपीएस इंप्रूव हुई है। यार लिख के समझाता हूँ, ये समझ नहीं आएगी। एनएटीएफ, ईपीएस इंप्रूव, डिविडेंड ड्रॉप। हपको, ईपीएस ड्रॉप, डिविडेंड इंप्रूव। तो भाई पता है क्या हुआ इधर? हपको के पीछे सब भागे, लाओ माल हो गया इधर, हपको के पीछे सब भाग पड़े, एनएटीएफ को सबने मिस करा दिया। तो ये अजीब सी कहानी है स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी पे। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्पेलिंग गलत होंगे लेकिन फिर भी। पब्लिक रन आफ्टर डिविडेंड, दे डोंट रियली केयर अबाउट ईपीएस, दे वांट मनी। वो कहता है हमें पैसे कितने मिल रहे हैं भाई, डिविडेंड बताओ कितना दे रहे हो। कभी बार गलती भी हो जाती है। अब आपका आर्टन है, ईपीएस इंप्रूव कर रहा है, कैसे कर रहा है? अपने आप को बेच के, बाय सेलिंग इट्स एसेट्स। भाई वो अपने कपड़े बेच के पैसे कमा रहा है, खतरनाक है। अच्छा डिविडेंड दे देगा ये, मुझे लगता है डिविडेंड में गिव, इसका ये मतलब नहीं आप बाय कर लो। तो ये बड़ा क्रिटिकल है भाई, हर चीज आसान नहीं होती कि यार एक स्टॉक है एनएटीएफ
इतनी अच्छी कंपनी है, ईपीएस इंप्रूव हुई है, डिविडेंड कम दिया है, मतलब एक्सपेक्टेड था 10 देगा, लेकिन दे दिया क्या, 5 रुपीज। तो हमने कहा अल्लाह हाफिज भाई, हम निकले यहाँ से। आपको ने क्या किया, एक्सपेक्टेड था 8 रुपया, क्या दिया, 10 रुपए दे दिया, सब भागे। अभी यूबीएल के साथ जाती है, यूबीएल से एक्सपेक्टेड था 10 रुपए देगा, क्या दिया, 8 रुपए दिया, पब्लिक नाराज। तो ये बड़ी अजीब सी गेम है स्टॉक मार्केट में। डिविडेंड भाई दोगे तो हम आएंगे, नहीं दोगे तो हम जाएंगे, अल्लाह हाफिज। एएचसीएल क्यों चल रहा है, डिविडेंड दिया एएचसीएल ने 1 रुपीज, सब भागे। 14 रुपए का स्टॉक है, भागो पकड़ो। बीओपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बीओपी ने क्या किया, 1 रुपीज डिविडेंड दिया। कितने का स्टॉक था, 14 रुपए का था, 13 रुपए का था जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। सब भागे थे कि यार 13 रुपए का स्टॉक, 1 रुपए डिविडेंड ले लो। एएचएल की मैंने कॉल दी थी, मुझे पता था डिविडेंड देगा, उससे 1 रुपए दिया, सब भागे। अच्छा, एक कंपनी एएचएल, उसने डिविडेंड कितना दिया, 10 रुपया। प्राइस क्या चल रही थी, 90 की। लाओ माल चला, 133 पे क्लोज हुआ। पब्लिक इतनी भागी ना कि 10 रुपए का डिविडेंड पकड़ो। पब्लिक ही नहीं, म्यूचुअल भी भागे इसके पीछे। तो ये बहुत महंगा हो गया था स्टॉक। तो यहाँ पे आपने अब देखना है कि आपको क्या ईपीएस के पीछे ही रहना है या डिविडेंड भी लेना है। अच्छा, डिविडेंड लेना है तो देख के लेना है। मैं अब साइकोलॉजी क्या बताता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया, हबको ले लिया मैंने, कि यार कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, तो आई वेंट फॉर हबको। एनएटीएफ मैंने नहीं बाय किया, मैंने रिस्क की बाय की कॉल दी थी, मैंने खुद नहीं बाय किया था। साइकोलॉजी ये थी कि डिविडेंड था, मैंने पकड़ लिया। मैंने 170 का लिया और मैंने होल्ड कर लिया, और मुझे चाहिए था 240 से बेचा, मैंने नहीं बेचा, मैंने डिविडेंड खा लिया। फिर मैंने अल्टर लिया गलती करके, ये मेरे से एक गलती हुई है, डिविडेंड के पीछे भागो। ये जो एप्पल वॉच है ना, ये वहीं से आई है, इसके डिविडेंड से। यूबीएल मैंने ले लिया कि डिविडेंड देगा शायद 10 रुपए, लेकिन 8 रुपए दिए। मेरी तरफ से ये आइडियल है फिर भी, बट पब्लिक को नहीं पसंद आया। एएचसीएल मैंने ले लिया और मुझे पता था उठेगा, और ये वाकई उठा। ये 14 से शुरू हुआ एंड इट वेंट टू 17.8, वापस मुड़ गया उसके बाद डिविडेंड दिन बाद, लेकिन फिर भी। बीओपी ऑलरेडी मेरे पास है, एएचएल मेरे से मिस हुआ। बड़े लोग प्रधान भी एएचएल ले लें, मैंने कहा यार मैं तो नहीं ले रहा। अच्छा, उन्होंने भी नहीं लिया बेचारों ने। लेकिन अगर कोई लेता ना, उस टाइम 9 लाख रुपए डालता और वो 13 लाख करके निकालता, सो इट वुड बी 4 लाख झूला, 4 लाख का झूला, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने स्टॉक्स को ढूंढना है, स्टडी करना है। मैं समझता हूँ कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। हम लोग ठीक है, स्टडी करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, सारे स्टॉक के चैनल्स देखते हैं। कोई चैनल कह रहा है जी नेशनल बैंक ले लो जी, कोई कह रहा है जी पीएनएससी ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लिखता हूँ। कोई कह रहा है जी बीओपी पे चले जाओ जी, नेक्स्ट मल्टी पे अगर बन जाएगा। कोई कह रहा है जी हपको ले लो जी, कोई कहता है जी साजू ले लो जी। अब एक चीज यहाँ पे साजू के बारे में बताऊंगा। साजगार जो स्टॉक है ना, जब ये 1300 का था ना, इट वाज अराउंड इन द मंथ ऑफ मई। मुझे कैसे पता है, उसकी रीजन है मैं वॉच करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट को। हमने कहा यार बहुत महंगा है। आज यही स्टॉक आपका 1300 के बजाय 1900 के पास खड़ा हुआ है। कौन सा महीना जा रहा है अभी, आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2025 को। फ्यूचर में अगर वीडियो देखें मेरी, ठीक है, कितने महीने हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, विद इन 5 मंथ्स ये 500 का झूला है। 500 या 600 कह लो, मैथ खराब हो जाती तो बोलते बोलते। अगर आपने, अब इधर एक सवाल है, अभी सुनो मेरी बात बड़ी गौर से, इधर आओ, उसको थोड़ा थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ बात को। हम कहते हैं जी 1300 रुपए का स्टॉक है, मैं क्यों बाय करूं, वाई शुड आई बाय एन एक्सपेंसिव स्टॉक। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपको एक नजर आ रहा है कंपनी जा रही है ऊपर और वो जाती जा रही है, ये वही स्टॉक था ना जो 58 का भी था। आज वो कहाँ पे बैठा हुआ है, 1300 पे। उसके बाद क्या हुआ, वो जी अब शायद टूटेगा 1100 का, नहीं पुत्र, वो वापस गया। मानता हूँ 1250 1200 तक आया है, फिर ये गया है एंड इट वेंट टू 1700, फिर ये ड्रॉप हुआ है 1610 तक। उसके बाद ये नॉन स्टॉप गया है 1900 तक, फिर ड्रॉप हुआ है 1803 तक। उसके बाद ये गेन लिया इसने एंड इट वेंट टू 1980 और वापस ड्रॉप हुआ 1902 पे। आज की प्राइस इसकी होगी 1902, तो आज की प्राइस है 1905। ये देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, बट आई वाज ऑलमोस्ट क्लोज, 1905 पे क्लोज हुआ है, क्योंकि जब वो क्लोजिंग थी 1902 थी, फिर वो गेन करके ले आया। तो हम ये सोचते रह गए कि यार स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि प्यारे भाइयों, एक स्टॉक झूला दे रहा है आपको 600 रुपए का,
और अगला झूला फिर से 600 का ही दिया है। इधर से तो बहुत बड़ा दिया कि 58 से इसने माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का झूला दिया। अब आप कहते हो ये महंगा है। हमने तो कहा था इधर भी महंगा है, हमने कहा था ये इधर भी महंगा था, इधर भी महंगा है, वो इधर भी महंगा लग रहा था। 2100 तक भी गया होगा। आई डोंट नो कि इसने मैक्सिमम क्या शो किया, इधर दिखा देता है ये 2000 तक गया हुआ है। अब हमें तो महंगा ही लग रहा है ना, बट वो फिर भी जा रहा है। अब चलो जी फॉर्मूला आ जाता है जी, प्राइस अर्निंग ग्रोथ क्या है उसकी 6.97 है। तो 6.97 तो फिर भी आपकी मतलब उस उतनी ज्यादा तो है ही नहीं। इट्स स्टिल इन द रेंज जो हमारा फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि जी 5 to 6 और 7 और 8 ये आपकी एक अंडर वैल्यूड है। तो आपका तो ये अभी भी अंडर वैल्यू में आ जाता स्टॉक। 6.97 है ना, तो ये अंडर वैल्यू में आ रहा है अभी भी। इसकी फिर अगर इसके हिसाब से देखो ना, तो स्टॉक माइट बी गुड बाय इफ फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। आ जाओ इसकी अब फंडामेंटल्स देखते हैं स्टॉक के। और ये शरिया भी है, ये भी बता दूं आपको। क्वार्टरली इसने इधर से अगर करें ना, पहले एनुअल पे जाता हूं मैं। 1.95, 16.46, 131, ये इसने देखो कितनी बड़ी जंप दी है। 270 उससे भी डबल गया है। अब इसके बाद इसकी क्वार्टरली अगर देखो ना, तो यहाँ पे मुझे याद है इसने बहुत बड़ा जंप दिया था, क्योंकि ये इसने 39 से 103 तक गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसका ड्रॉप हुआ है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में अब गाड़ियां शायद नहीं बिकी होंगी इसकी, लेकिन इसका ये ड्रॉप हुआ है। और आई एम 110% श्योर कि ये अगली दफा इससे बेहतर रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि ये अपने इस ईयर में हमेशा इसी के करीब देता है। देखो क्वार्टर ऑफ 2024 जो था, 25 कह लो, 69.77 था। 26 में से एग्जैक्ट वही शो किया है। बस ये मुझे शक हो रहा है कि ये सेम टू सेम क्यों लिख रहा है। जिधर मुझे शक है भाई, ये मैंने किसी और वाली जगह भी देखा है, हमेशा ये गलत क्यों शो करते हैं। या तो सेम टू सेम इसने शो किया, एंड आई एम श्योर कि ये आगे और बेहतर परफॉर्म कर सकती है कंपनी। पोटेंशियल है स्टॉक में। हमारा मसला पता है कहाँ पे आ रहा है, मैं जो समझ रहा हूँ कहानी कहाँ खराब हो रही है। हम कहते हैं स्टॉक महंगा बाई नहीं करते, हम छोटे स्टॉक के पीछे चल पड़ते हैं। यार बड़ी कंपनी लो, मसला नहीं है, महंगा है। चलो मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है ना, मेरे पास 10 लाख टोटल है, मैं 1 लाख रुपया साजगार में डाल देता हूँ। कैसे डालूंगा वो भी बता देता हूँ। प्राइस चल रही है 1905, मैं इस पे नहीं बाय करूंगा। मैं कहता हूँ ये 1880 का आएगा, मैं बाय करूंगा। चलो जी महंगा जी 1900, चलो 1800 की रेंज में बाय कर लिया। हमें होता है ना कि एक जूते की प्राइस है 12,000, तो हम कहते नहीं सर 1150 से देना या 1100 का। हम 100 रुपए कम, 1000 रुपए कम मांगते हैं ना। वी ऑलवेज ट्राई द लोअर बिड। तो स्टॉक में भी ऐसे करो, आप 1880 का उठा लो। आप करो 1 लाख को डिवाइड 1880 से, कैलकुलेटर किधर गया। आपने क्या 1 लाख में लेता हूँ 1880 पे, 53 स्टॉक्स आपके पास जमा हो गए। 53 स्टॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बेचना नहीं है जब तक ये 2100 ना टच करे। आपका टारगेट होगा 2100। 2100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2100 माइनस 1880, 220 है। मैं कहता हूँ एक और काम करते हैं, इसको भी छोड़ो। आप इसको बाय करते हो 1703 पे। कब आएगा क्या पता आ जाए, वो मैं बता दूं कब आएगा। अगर फिर इसको आप सपोज करो 58 स्टॉक्स आपने बाय कर लिए, और आपका टारगेट 2100 नहीं है, अब आप टारगेट भी बढ़ाओ अपना, आप रखो 2300 का। चुप करके बैठ जाओ स्टॉक में। 2300 माइनस 1703 करो, क्या आता है। 597 का झूला बन गया यहाँ पे आपका। 597 बिग स्विंग, ठीक है। ये आपके जो 1 लाख है ना, अब उसके ये स्टॉक्स हैं। अब इसको इसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन जाएगा। हम डरे हुए कि नहीं स्टॉक महंगा है, भाई ये प्रॉफिट भी तो देख ले कितना बड़ा जा रहा है यार आपका। तो ये 597 का स्विंग दे चुका है आपको इसी तरह का एक स्टॉक। मैं कहता हूँ कि भाई खेलना तो ऐसे स्टॉक्स में खेलो जो आपको झूला भी दें। अब ये एक बड़ा स्टॉक है जो झूला दे रहा है, छोटे स्टॉक्स भी देते हैं, वो रिस्की स्टॉक्स है, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। वीडियो मेरी थोड़ी सी लेंथ लंबी होती जा रही है, बट वो है काफी। और मैंने अभी ना टाइमर पॉज कर दिया कहीं पे जाके, ये पॉज हुआ, पर मैं अभी फिर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं एक पॉइंट पे रुका हूँ कहीं पे। तो इसके बाद हमने क्या चेक करना है, स्टडी द कंपनी और सारा चेक करो कि अब साजगार कंपनी एक अच्छी है, उसको आप बाय कर सकते हो। महंगा है भाई, गाड़ियां बिक रही हैं उनकी, लॉन्ग टर्म का सोचो, आगे फ्यूचर देखो क्या है। यहाँ लिखा है ना मैंने, न्यू प्रोजेक्ट देखो। इसके मुकाबले में इंडस मोटर बहुत अच्छी है, मैं ये भी बता दूं। लेकिन इंडस थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है, साजगार का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। नहीं फरसान भी हर हाई का लो आता है, बेशक आता है। इसका भी ब्रेक नहीं लग रहा है, ये जा ही जा रहा है, गोल्ड की तरह उठी जा रहा है। ये गोल्ड माइन है साजगार इस वक्त आपके पास। मुझसे जब कोई स्टॉक पूछता है मैं कहता हूँ साजगार या बेस्ट सीमेंट में से कोई एक स्टॉक उठा लो।
बेस्ट वे से मेरी कोई पर्सनल मोहब्बत नहीं है, शादी नहीं की हुई, वो जो मैं कहता हूँ ना डोंट मैरी अ सॉग, वो ये बेस्ट वे से कोई मोहब्बत नहीं है। बट साजगार ने ग्रो किया है, नजर आ रहा है। आप जितना मर्जी इग्नोर करो, नहीं जी गिरेगा, वो भाई उठ ही जा रहा है, पकड़ लो, आप भी बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, नहीं आपने अगर ये मिस किया है झूला, आप इधर बैठ जाओ, या आप इधर बैठ जाओ, अब बैठो तो सही ना। नहीं जी अगर गिर गया यार चलो कितना गिर जाएगा, 1703 तक आया ना लोवेस्ट, और आपने देख लिया हाईएस्ट कितना आया था, 2100 या 2000 पूरा। अभी भी 300 का गैप है यार बीच में, देयर इज 300 रुपीज गैप। सो यू आर स्टिल इन अ सेफ जोन, आप इसी जोन में फिर रहे हो, तो आप ट्राई तो करो। तो भाईजान साजगार को ना मिस ना करना, हम नाराज हो जाते हैं साजगार से, लेकिन साजगार इज स्टिल इन अ गुड जोन, आप बाय कर लो, हम यही कहते हैं महंगा है। साजगार नहीं पसंद तो एक स्टॉक है लकी, आपको अगर कंपनी नहीं पसंद, कंपनी का ग्रुप देख लो, लकी ग्रुप बहुत अच्छा है। लकी मैंने सेल किया है 489 में जाके, अभी वहां तक टच ही नहीं हुआ, अब मैं इंतजार करूं 430 का। लकी का झूला बता रहा हूँ, लकी सीमेंट, इसका नाम है लक, और ये 430 से शुरू होता है और 465 तक जाता है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट मेरे लिए 440 है, 443 कह लो। जैसे ही मुझे 443 पे मिलेगा मैं लकी ले लूंगा। मेरा पहला अगर मैंने यहाँ बाय किया मुझे मसला नहीं है, मैं इसके लोवेस्ट का इंतजार करूंगा, सेकंड बाय मेरी इधर कहीं होगी, फर्स्ट बाय ये होगी, सेकंड बाय ये होगी, थर्ड बाय ये होगी, तो मेरी एवरेज प्राइस इसके रेंज में आ जाएगी 443 के। इससे भी नीचे गया तो मैं एक और 410 पे बाय करूंगा, इससे नीचे नहीं जाता, बहुत हुआ अगर वर्स्ट केस आया, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में, तो ये 380 तक जाएगा, 380 पे मैं फिर एक बाय करूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है यार, कैपिटल चाहिए इन सारी चीजों के लिए, या आप अलॉट ही कर दो कि भाई मैंने ना 50,000 रुपया लकी में बाय करना है, मैंने हर 10,000 इसके एक स्लॉट पे बाय करना है, मतलब 465 का है, 10,000 तो नहीं, मैं पैचेस में बाय करूंगा, पहले मैं करूंगा 1000 465 पे, फिर गिरा 450 पे या 455 पे, मैं फिर एक बाय करूंगा 1000 पे डाल के, मतलब 1000 की क्वांटिटी में मैं 1000 पे डालूंगा, उससे बाय करूंगा। तो मैं अपने आप को किसी तरह लोवेस्ट बिड्स में जमा कर रहा हूँ, क्योंकि बेरिश मार्केट में गिरती जाती है मार्केट, तो आपने जितने गिर रही प्राइस उस पर बाय करते जाओ, बाय करते जाओ, बाय करते जाओ, वो एक आपको अच्छा खासा एक जंप आ जाता है, आपके पास एक जमा हो जाती है चीज, और आपको स्टॉक का पता होना चाहिए उसका झूला क्या चल रहा है। मुझे अब इसका पता है इसका झूला क्या चल रहा है, तो आपने हमेशा स्टॉक का झूला देखना है। लकी का ये छोटा सा झूला याद हो गया मुझे। दूसरा स्टॉक बता देता हूँ, माड़ी का झूला मुझे अब याद हो गया। माड़ी क्या करता है, 700 तक गया था बेरिश मार्केट में लास्ट मंडे 13 अक्टूबर को 2025, जो फ्यूचर में देखे, और माड़ी गया 762 तक। जिसने झूला दिया तो वो माड़ी ने दिया भाई, कितना बड़ा झूला, 59 रुपीज का। जिसने अगर कमाने थे ना पैसे, वो यहाँ 59 रुपीज का झूला ले सकता था, स्विंग स्विंग कहते हैं इसको। मतलब अगर ये 762 से गिरता गिरता 703 तक गया था, तो ये आइडियल था बाय करना। लोवेस्ट ये था सर, पता ही चला गिरी जा रहा था भाई, आप हर लो पे गिराए थे। 750 पे आया था बाय करते, 740 पे आया था बाय करते, 730 पे आया बाय करते, नहीं ऐसा नहीं करना, चलो ना करो, आप फिर 730 पे बाय करते और 720 पे करते, फिर 703 पे भी करते, पैनिक ना करते, बस आप यहाँ तक गिरा ना वो लो, तो आपने वो स्विंग पकड़ना है किस लो पे आपको मिल गया, और कोशिश करो जितना लो पे जाए उतना फायदा है आप लोगों के लिए, वो आपकी एवरेज अच्छी कर देगा। मतलब मैंने अगर 703 तक एक और उठा लिया, और एक दफा मैंने 762 का उठाया हुआ था, तो मेरा जो ये वेट है ये इसको अच्छा खासा कवर अप कर देगा। अब इसका सेंटर पॉइंट पकड़ूंगा मैं, इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस वक्त 732 कह लो, तो मेरी एवरेज प्राइस ये बन गई। अब ये इससे भी नीचे जाता है, 680 तक जाता है, तो मैं इसको फिर पकड़ लूंगा 680 पे, तो मेरी एवरेज प्राइस यहाँ पे अब 710 होगी। इससे भी नीचे जाता है, 5 तक तो नहीं जाता, मैं कहता हूँ इसको, इससे भी नीचे जाता है, ये जाएगा यहाँ से 650 तक। 640 पे वैसे बड़ी देर तक फंसा रहा था, ये 640 पे गया, तो मैं 640 के बाद फिर से इसको उठाऊंगा, तो मेरी एवरेज प्राइस अब जो बनेगी वो 670 बन जाएगी, 670। तो आपने अपने पैसे जो है ना अलॉट कर दोगे, यार ये लाख रुपया ना ये माड़ी का है, ये लाख रुपया लकी का है जी, लाख रुपया नहीं यार, आप 50,000 रख लो, 50,000 10,000 रख लो। आजकल तो पता है स्टॉक्स की प्राइस इतनी इजी होगी जमा करना, हमारे टाइम पे आपको प्रॉपर पैसे डालने पड़ते थे, आजकल तो आप एक क्वांटिटी का भी स्टॉक उठा लो, यूं खेल सकते हो। और मैं कहता हूँ ये झूले देने वाले स्टॉक्स है, मैं लिस्ट बना दूंगा अभी, शरिया स्टॉक्स की लिस्ट से देखते रहोगे तुम लोग, ठीक है। तो स्टडी द कंपनी, स्टडी द कंपनी, स्टडी द ओनर, स्टडी द ग्रुप, कंपनी भी करो, ओनर करो, और ग्रुप को भी करो। अब माड़ी जो है आपका फौजी का ग्रुप है, लकी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, साजगार जो है
आपको पता ही है गाड़ियों की कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इंडस भी आता है, लेकिन इंडस से अब थोड़ा पब्लिक की दुश्मनी स्टार्ट हुई हुई है। तो सादगार इज द विनर हियर, लकी इज द विनर, माड़ी इज द विनर। पीएसओ अभी 50-50 है, लेकिन झूला बहुत मजे का देता है, पब्लिक को बहुत पसंद है। एफएफसी बहुत अच्छा झूला देता है, लेकिन एफएफसी अब शरिया नहीं है, क्योंकि मैंने शरिया तक रहना है। एनआरएल भी शरिया से बाहर हो गया। तो यूं आपने ना स्टडी तक अपनी करना हो सब कुछ। आ जाओ आगे। इधर मैंने फिर वही स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाई हुई है कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ किसकी कितनी है। तो पीओएल की ये थी, ईपीएस 90 थी और डिविडेंड यील्ड उसकी 10 से 20% थी। तो ये टिक हो जाता है। पीपीएल बहुत अच्छा है, टिक होता है, लेकिन मैं नहीं पसंद करता क्योंकि बहुत स्लो स्टॉक है। लकी यहाँ पे आइडियल बन जाता है कि इसकी ईपीएस भी अच्छी है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक जा रही है, तो एक इसका फिट है, मतलब बेस्ट वे सेगमेंट। बहुत तारीफें करता हूँ, बस इसका मसला ये है प्राइस अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है, तो ये ओवर वैल्यू में आ जाता है। आपको जो है प्राइस अर्निंग ग्रोथ कम है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, तो भाई इस वक्त बेस्ट है आपको। ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू में आता है। पीआरएल ईपीएस माइनस में है, लॉस में, और एनआरएल माइनस में ईपीएस है, हाई रिस्क है। इसको एडवांटेज है एमबीएस की। वो एमबीएस क्या है? सऊदीया का प्रिंस है, मोहम्मद बिन सलमान। उसके बारे में यही बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट है कि वो ये शायद इसको इंटरेस्ट शो कर रहा है इसको टेक ओवर करने के लिए। ये मुझे कंफर्म करना है आप लोगों ने कमेंट्स में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सीजनल बाइंग और सीजनल सेलिंग। इसके लिए मैंने आगे एक टेबल बनाया है, वो मैं टेबल दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो ये टेबल है, ठीक है? ये मैंने शुरू में दिखाया था, मैं फिर स्किप करेगा, मैं एंड में दिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि याद करो बैंकों से। बैंक जो है ना, हमेशा जून का महीना और दिसंबर के महीने में डाउन होते हैं, हमेशा। क्योंकि जून के महीने में इनकी क्लोजिंग आती है और दिसंबर के महीने में इनकी क्लोजिंग आती है, उसमें इनको मौत पड़ जाती है। जुलाई में बैंक एकदम से जोश में आते हैं, जुलाई में, मार्च में भी आ जाते हैं, और इसके बाद दिसंबर के बाद जो जनवरी होता है उसमें भी बैंक्स जोश में आ जाते हैं। बैंक्स पहले क्या करते हैं, दिसंबर और जून में अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के अपने बैंकों में वापस डाल लेते हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि वी आर स्टिल इन अ गुड पोजीशन। और जब निकालते हैं ना, तो जुलाई में निकालते हैं पहला पैसा, और या दिसंबर के बाद जनवरी में निकालते हैं। ये मार्च और सितंबर इस तरह आ रहा है कि यहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो जो क्लोजिंग के बाद का एक महीना होता है ना, जिसमें वो पीक कर रहे होते हैं, वो ये 2 महीने में लिख दिए। वो यहाँ पे लिख दिया ना डिविडेंड वाला, ये वो डिविडेंड वाले महीने हो गए, मार्च का और सितंबर का। और जुलाई और जनवरी ये हो गया कि रेट साइकिल आ गया इसका। रेट साइकिल मतलब कि इधर आके एकदम से बूस्ट करेंगे। ऑयल की स्टोरी ये है कि बेस्ट टाइम होता है अप्रैल का महीना और मई के महीने में बाय करो। उस टाइम आपको ये लो प्राइस में मिलेगा। सितंबर नवंबर में ना ये पीक कर रहा होता है। अभी आपने पिछला महीने देखा था, आपको ओजीडीसी अच्छा खासा प्रॉफिट पे था, 280 के पास था। पीओएल मानता हूँ थोड़ा उससे ज्यादा तो ये अक्टूबर में आया है, लेकिन सितंबर में मैंने पीओएल को देखा था 650, 660, 690 तक गया था। वो एकदम से शूट किया था, तो सेलिंग टाइम था वो। पीपीएल भी आपका 200 टच करके आया, तो ये एनर्जी डिमांड साइकिल्स में होता है। सीमेंट में देखा जुलाई और अगस्त में लो पे होता है, बाय कर लो। नवंबर फरवरी में फिर एक पीक टाइम देगा सेल करने का। बीच में आया था, आपने नोट किया होगा, अगस्त से पिछला महीना जो था ना, लकी मुझे याद है, अगस्त से पिछला महीना जून, हाँ जुलाई का, लकी वॉज अराउंड 360 या 350 के पास। तो ये आइडियल टाइम था बाय करने का लकी का। आज लकी आपका जो बैठा हुआ है 496 टच करके वापस, अभी ये लकी जो है आपका 440 के अराउंड या 450 के अराउंड सेटल हुआ है। तो देखो किधर से वो टाइम दिया था उसने बाय करने का, मैं लो पे मुझे उठा लूं। ये खाली एक लकी की मिसाल नहीं है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं इसमें। एमएलसीएफ था, वो आपका 80 या 50 के पास पे रहा था उस टाइम। आपका डीजीकेसी बहुत लो पे था, आपका थट्टा उस वक्त 51 का था इन इस टाइम में, जुलाई अगस्त में। अब ये सेलिंग टाइम था अक्टूबर नवंबर वाला, और फरवरी में फिर एक सेलिंग टाइम आ जाएगा, आपको पीक आएगा। एक ये भी रीजन है, दूसरा कंस्ट्रक्शन सीजन भी आ जाता है कि जी सर्दियों में जरा ज्यादा चीज कंस्ट्रक्शन होती है। ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में आपने बताना है। यहाँ पे आप काउंटर कर सकते हो कमेंट्स में, मुझे फरसान भी गलत बता रहे हैं आप। मुझे ये बताओ, गर्मियों में ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है कि सर्दियों में होती है, ये बताना है अब आपने। फर्टिलाइजर आपको मई जून में आइडियल होता है बाय करना, लो पे मिलेगा। सितंबर और दिसंबर में यूरिया की डिमांड और आई थिंक गैस प्राइसेस का इशू होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट टेकिंग टाइम होता है। मतलब एक पीक दे देता है, उसमें आप प्रॉफिट ले सकते हो। टेक्नोलॉजी जनवरी से फरवरी में बाय कर लो, जून अगस्त में सेल करो, और दिसंबर में आई थिंक ये नवंबर टाइम में ये एक और पीक दे देता है आपको। विंटर्स में पीक दे देता है। उसकी रीजन ये है कि आपका आईटी सेक्टर जो है ना, रातें लंबी होती हैं, तो हमारे प्रॉफिट होता है आईटी कंपनीज को। टेक्सटाइल फरवरी मार्च है लो पे, यहाँ पे बाय करो, जुलाई सितंबर में सेल करो। पावर आईपीपीज वाले जो है आपका मार्च और अप्रैल आइडियल होता है बाय करने का, सितंबर नवंबर डिविडेंड साइकिल के हिसाब से करो।
वो होता है सेलिंग का, बेस्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनीज मार्च में बहुत लो पे होंगी, अगस्त अक्टूबर में एनुअल रिपोर्ट्स आ रही होती है, तो ये आइडियल हो जाता है। फार्मा अप्रैल और मई में जमा करो। अगस्त, मुझे याद है, ये बात तो सच है, अगस्त में मैंने आपका सरल पे रोज का रोज कैप देखा हुआ है, सीपीएचएल आपका 110 तक गया हुआ है, तो ये स्टॉक्स इन्होंने रैली दिखाई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये आपके मई जून में लो में मिलेंगे, सितंबर दिसंबर में पीक देंगे, तो उस वक्त आप सेल कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स आपके जो है मार्च और मई में बहुत लो पे होंगे। मार्च का महीने में आपको मुतरब्बा जो है ना वो पेनी में आ जाता है, वो लो पे होंगे। जुलाई और अक्टूबर में आपका जो आप नोट करो, सितंबर अक्टूबर जो है, यहाँ सितंबर भी मैं कर लेता हूँ, आपको ये जो है ना पेनी स्टॉक एक सीजनल नजर आएंगे, पीक पे फिर रहे होंगे। फूड एंड बेवरेजेस, ये फरवरी और मार्च में लो पे होंगे, सितंबर और दिसंबर में हाई पे होंगे। उसकी रीजन क्या है? पोस्ट डिमांड ऑफ रमजान। इधर आपको एक अच्छा चांस देंगे बाय करने का। इधर आप जनवरी भी कर सकते हो, जनवरी में बेस्ट टाइम होगा आपका एनएटीएफ टाइप स्टॉक उठाने का। शिपिंग और ये जो होती है ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी, ये मई और जून में बेस्ट होती है, नवंबर और जनवरी में सेलिंग टाइम होता है, ट्रेड वॉल्यूम राइज आता है। कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज है जिसमें आपकी आ जाती है सारी, वो जून और अगस्त में आ जाती है, और नवंबर जनवरी में फिर आपको बजट इम्पैक्ट की वजह से जब उनका बजट की आती है, नवंबर में एक आता है, जनवरी में आता है, वो आपको सेलिंग टाइम दे देगा पीक पे जाके। इसी तरह केमिकल का अप्रैल और मई है लो पे, और सितंबर नवंबर हाई है, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये टेबल एक मैंने बनाया था, थोड़ा रिसर्च किया है, एआई का भी इस्तेमाल किया, मैं करता हूँ एआई का इस्तेमाल कभी कभी, तो वो लगाया मैंने। और ये दूसरा टेबल था कि किसकी, मैंने, बड़े लोग मुझसे लाइव में पूछा आप जी प्राइस टू अर्निंग रेंज नहीं बताते, तो मैंने हमेशा कहा है हर सेक्टर की डिफरेंट होती है। ऑयल की 4 से 8 है, बैंकिंग की 5 से 10 है, फर्टिलाइजर की 6 से 10 है, 7 से 12 उसकी, केमिकल सबकी डिफरेंट है, ठीक है। और उसकी रीजन भी लिखी हुई है कि बैंक्स डिविडेंड देते रहते हैं, मैक्रो डिविडेंड है, फर्टिलाइजर एक वही गाय की तरह है, तो ये एक सबका डिफरेंट सीन है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज बतानी है जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरे ख्याल से घंटा क्रॉस कर गई होगी, 1 घंटा 28 मिनट हो गई है भाई। 3 से 5 स्टॉक्स लो पर सेक्टर के हिसाब से, उसको डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो भी यही है, मुख्तलिफ सेक्टर में मुख्तलिफ स्टॉक्स है, उसके थ्रू मैं खेल रहा होता हूँ और इंजॉय करता हूँ मैं। अवॉइड हाई कंसंट्रेशन इन वन स्टॉक, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये कभी अगर कामयाब भी हो जाता है इसलिए। मॉनिटर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मार्केट सेंटीमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ सेंटीमेंट देखो मार्केट किधर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, वो अफेक्ट करता है आपके स्टॉक को। अब लोग कहते हैं खाली स्टॉक को देखो, ठीक है स्टॉक डिफेंसिव भी होता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक भी मार्केट के मुताबिक चल रहा होता है, तो वो चीज लाजमी देखनी है। और कीप एन आई ऑन लिक्विडिटी एंड फ्लोटिंग शेयर, ये लाजमी देखा करो, क्या वॉल्यूम आ रहा है या आपको फ्लोटिंग वाला मामला क्या चल रहा है, ठीक है। फाइनल टेकअवेज, अच्छा जी, वही मैंने 50 बातें जो बताई हैं, पेशेंस प्लस स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म सक्सेस है, वो मैंने अपनी स्टोरीज में बता दी हैं। टाइम एंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ऑफ एंट्री है, टाइम ऑफ एग्जिट है। मतलब मैंने लकी जो था 470 के पास बाय किया, 460 का भी आया, मुझसे गलती है, मैंने इस लो पे और बाय नहीं किया, पैसे खत्म हो गए थे, और मैंने लकी को सेल किया 489 पे, उसके बाद वो टूटा 430 तक आया, तो मुझे बाय करना चाहिए था, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं बाय नहीं कर सका, बट आई शुड हैव बॉट इट। मैं नेक्स्ट टाइम, अब मैंने सीख लिया ना, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही खेलूंगा, गिरेगा फिर उठा लूंगा। एससीपीएल का इंतजार करूँ, 150 का आएगा तो बाय करूंगा, बीडब्ल्यूएचएल का भी मैं इंतजार करूँ, ये गिरेगा तो उठा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे ना जो मेरा लास्ट टॉपिक है ना, स्मार्ट ट्रेडिंग हो गया, शरिया पोर्टफोलियो, ये मैंने बना के देना है। असल में टॉपिक बहुत ज्यादा हो गए हैं और ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टॉपिक तो भी रहते हैं 3 4, शायद ये किसी और पार्ट 2 में मैं कर दूं। शरिया पोर्टफोलियो में बना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। शरिया स्टॉक्स में अगर किसी ने अच्छा खेलना है, पहले मैं कुछ पेनी बता दूंगा। पेनी में नंबर 1 आपका आता है बेको, ये अपने ओन रिस्क पे बाय करना है, उसकी प्राइस बता दूंगा मैं आपको। हमेशा अगर बाय करना है तो 18 रुपए का बाय करना, आता नहीं है आएगा, ये स्प्लिट होने के बाद आ जाएगा। और सेल करना है इसको 28 का। नंबर 2 पे आपका, मुझे कंफर्म करने दें, एससीपीएल आपका शरिया में आता है कि नॉन शरिया में आता है? अच्छा, एससीपीएल आपका नॉन शरिया हो जाता है। यार आप ना पता क्या करो, उसके लिए अगर आपको चाहिए ना शरिया स्टॉक, उसके लिए एक इंडेक्स बना हुआ है, वो अगर मैं इधर जाऊं ना, ऑल शरिया स्टॉक, वो ये है। इधर अगर मैं लिखूं, ये ऑल शरिया स्टॉक्स आ गए आपके, यूनिटी, वासल, सरल, एसएलजीएल, हपको, एएनएल, ट्रीट,
ये सारे शरिया स्टॉक हैं। अब ये ज़रा डिफ़िकल्ट है कि कौन से होने चाहिए जी। तो मैंने कहा था बेको एक है, बेको पेनी स्टॉक है, शरिया में आ जाता है, के इलेक्ट्रिक भी आ जाता है, ठीक है? अब मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ जल्दी से। नंबर 1 मैंने बेको रखा है एज़ अ पेनी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक है। इसकी कैटेगरी इस तरह करो ना, एक पेनी हो जाए, जिसमें झूला ले सकते हो, एंड दूसरा आपका हो जाएगा फंडामेंटल वाले हो जाए, तीसरा आपका डिविडेंड मशीन हो जाए, चौथा आपका डिफेंसिव हो जाए, पांचवा आपका बैंक टाइप हो जाए। इस तरह करके हम कुछ स्टॉक्स बनाते हैं, ठीक है? एक आपका होना चाहिए कैपिटल गेन टाइप, कैपिटल गेन लो पे उठाओ, हाई पे सेल करो। एक साजगार कर लें आप, ये कैपिटल गेन टाइप हो गया। इसको आपने हमेशा बाय करना है 1700 से 1800 की, जब भी किसी प्राइस पे भी आए इसको जमा कर लो। सेल करना है आपने हमेशा 1980 से आगे से 2100 की रेंज में। पूरा सेल नहीं करना, 20% और 10%। बैको आपने पूरा सेल करना है, प्रॉफिट लेना है। बैको की हिस्ट्री, बैको हमेशा टूट के गिरता है, इसको 100% सेल और 50 कर लो, या 100 में से 80% आइडियल है, 80% सेल करो, फिर गिरेगा फिर जमा करना। ये बैको का झूला मैंने बता दिया। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा हपको। हपको का ये सीन है कि डिफेंसिव भी हो जाता है, डिविडेंड भी दे देता है, ये दो चीजें पक्की हैं, प्लस ये मल्टीबैगर भी है, तो ये आपको एक सेफ स्टॉक मिल गया। नंबर 4 पे लकी है। इसकी अच्छी बात है, लक्स जो है, लक्स सीमेंट, इसकी अच्छी बात ये है कि स्विंग अच्छा दे देगा आपको, कैपिटल गेन। वो मैंने अभी पीछे बताया कि इसका 430 का मिले, जमा कर लो, सेल करो उसको 490 के पास जाके, नहीं जाता इसको जमा करके रख लो भाई, 430 बिलो 430, सेल 490 से बाद में। ये इस स्टॉक की हिस्ट्री है भाई, ये बहुत ऊपर जाता है, 20% फॉर एवरी राइज। फिर आपका जो शरिया में आता है वो माड़ी आता है। माड़ी को आप जमा करो एज अ कैपिटल गेन कर लो, कैपिटल गेन बहुत देता है ये। ऊपर से ये फंडामेंटल स्टॉक है, फंडामेंटल का मतलब है बहुत हैवी स्टॉक है, हैवी वेट हो जाता है आपके पास। माड़ी हमेशा 700 के करीब जमा करो, 700 और बिलो 7। सेल करो माड़ी को आप 770 के पास, और 800 के करीब जाके, 800 अभी टच नहीं किया उसने, किया था लास्ट में, अभी नहीं किया। पीएसओ बहुत आइडियल आपके पास, पीएसओ आपने जमा करना है हमेशा 393 लोवेस्ट है, 410 430 यहां से मिले जमा कर लो इस रेंज में, और सेल करना है पीएसओ को आपने 482 490 496। ये बहुत बड़ा झूला बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे एक और स्टॉक है, एक सेफ स्टॉक है, ईफर्ट है। ये आपने 200 के करीब जमा करना है, अभी इसको, अभी भी ऊपर गया इसको टूटने दो, और सेल करना है आपने 235 के पास जाकर। नंबर 8 पे जो स्टॉक है वो है आपके पास सिस्टम। ये जब 140 के करीब नजर आए ना, 140 से 150 के पास नजर आए, इसको जमा कर लो, और इसको सेल करना है 170 पे, बेशक फुल कर दो, या 180 तक तो अभी नजर नहीं आ रहा फिलहाल, बट आई कैन से ये जा सकता है क्योंकि इसने दो दफा 170 तक टच किया ना, सेल कर दो 20% एवरी राइस पे, फिर आप लो पे बाय करो, फिर जमा करो। मीजान बैंक ऐसा स्टॉक है, आइडियल है, 450 से बिलो, सेल 500 प्लस। यहाँ पे एफएफसी डाल सकते हो, ये शरिया होने लगा है, हुआ नहीं है, बिलो 470। अब इसने जाना है 520 तक, तो सेल कर देना। अब ये आपने उलमा इकराम से पूछा जी, अब एक स्टॉक शरिया हो जाना दिसंबर में, क्या अभी बाय करेंगे ना करें, वो पूछना है आपने, ठीक है? इसके बाद एक स्टॉक है BWHL। इस ये सारे शरिया बता रहा हूँ, बेसिक चेक कर लेना, मैं कोशिश करूँ शरिया में ही रहूँ। ये हमेशा 150 के पास जब आएगा ना, इसको जमा कर लेना, ये आएगा, इसका मेरे ख्याल से मार्च मंथ था मेरे ख्याल से, ये मैंने लिखा हुआ है इसका जो है ना, BWHL का नियर दिसंबर लोनली मंथ इसका है, लोनली टाइम 15 नवंबर से नियर दिसंबर के टाइम ना ये आपको लो पे मिलेगा। वो मार्च वाला जो वो मेरे ख्याल से कोई और स्टॉक था, हाँ वो था आपका, वो SCPL था, वो मंथ ऑफ जनवरी था, मिक्सअप हो गया।
BWHL जो है, ये इसका तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। BWHL का लिखा है कि इसका जो लोनली टाइम है ना, वो नवंबर और दिसंबर के पास है। तो ये 150 के पास नज़र आएगा आपको। नवंबर में आपको ये उधर नज़र आएगा और सेल हमेशा करना है इसको 203 के पास या 209 तक जाता ही है, तब सेल करना। वही नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी के पास ये उधर पहुंचा होगा। ये अच्छे खासे स्टॉक जमा हो गए। इसके बाद एक स्टॉक है फैसल बैंक। बैंक्स अब 2 कर रहा हूँ मैं। इसको हमेशा 85 की रेंज में जमा करो और सेल करो उसको 100 तक। 100 पे टच हो सेल कर देना, पूरा का पूरा करो, क्योंकि उसके बाद रिजेक्ट होता है। वैसे अगर नहीं करना तो आप 30% सेल कर सकते हो। अभी परसेंटेजेस लिख लो यार, कहीं पे से याद कर लो। ये मैंने स्टॉक्स आपको लिस्ट बना दी है, ये आपके आइडियल पोर्टफोलियो में, शरिया के पोर्टफोलियो कह लो। डिफेंसिव भी हो गया, डिविडेंड भी हो गया, फंडामेंटल भी हो गया, पेनी पेनी मैंने एक डाला है, बैकवर्ड डाला है अभी वाली। FHAM भी आ जाता है शरिया में, वो भी अच्छा है, लेकिन उसको फिर आपने बाय करना है। इधर डाल दो FHAM बाय इन मार्च। मार्च में आपको FHAM जो है ना मिलेगा 24 के पास। अभी वो 33 चल रहा है और सितंबर में यही स्टॉक आपको 40 टच करता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका 16 रुपए का झूला बन जाएगा। अच्छा, आप ये परसेंटेज याद करो, 30% जब भी होगा ना, उसका मतलब है कि आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 0.70 से। मतलब अगर मेरे पास 1000 स्टॉक्स हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.70 से। जो अमाउंट आई उसको मैंने माइनस करना है 1000 से। वो मुझे फिर दे देगा टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स जो मैंने सेल करने हैं। यार ये कर ही देता हूँ, ये नहीं समझ आएगी तुम लोगों को। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 700। मतलब 700 को मैं सेल करूंगा 1000, तो मतलब कि 300 क्वांटिटी आई विल सेल एट 40 रुपीज। जो स्टॉक मैंने पहले उठाया था 24 रुपए का। तो भाईजान इस तरह आपने क्वांटिटीज निकालनी। अगर ये 30% है ना, आप अगर 15% या मैंने यहाँ 20% लिखा, 20% के लिए आपको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 0.80 से। मतलब कि 800 माइनस 1000, 200 क्वांटिटी सेल करनी है। 1000 मैंने एक नंबर रखा हुआ है कि अगर आपने 1000 स्टॉक उठाया हो, ठीक है, ये वो नंबर है। तो भाईजान ये चीजें हैं। मेरे ख्याल से वीडियो लंबी होगी तो मुझे एकदम से बंद करनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा मैं बातें कर चुका हूँ। अभी भी काफी बातें रहती हैं कि माई ट्रेडिंग जर्नी बतानी थी मैंने, हाउ टू ट्रेड विद लो इन्वेस्टमेंट, ये बता देता हूँ। पता है, या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको नींद आ गई होगी यहाँ तक, या दिल नहीं कर रहा, तो मैं 2-3 और बातें जल्दी से बता देता हूँ। मैंने ट्रेडिंग कहाँ से शुरू की थी? मैंने 2 स्टॉक से 1 स्टॉक से शुरू किया था। आई स्टार्टेड विद 65,000 रुपीज। ईफर्ट लिया था मैंने पहला, 65 रुपीज का था। तो मैंने 1000 ईफर्ट, मेरी क्वांटिटी जमा हो गई थी। ईफर्ट ने डिविडेंड अनाउंस किया था 4.5 रुपये। ये ड्रॉप हो गया था डिविडेंड देने के बाद 58 का। आई डिड नॉट पैनिक। मैंने पैनिक नहीं किया, मैं परेशान नहीं हुआ। मैं फोन किया था मेंटर को परेशानी में थोड़ा सा। मेंटर कॉल, आई आस्क हिम कि भाई ये स्टॉक गिरा क्यों है? तो उसने मुझे कहा डिविडेंड देने के बाद स्टॉक ड्रॉप होता है। मैंने 58 का फिर थोड़ा सा बाय किया था। इस तरह मैंने सिप किया था। इसको कहते हैं सिपिंग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो करते करते मैंने ये 5,000 जमा कर लिया था। तो मुझे मेंटर ने एडवाइस दी थी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। वो जो मेरी यहाँ पे एक कहानी लिखी है ना, अवॉइड हाई कंसंट्रेशन इन वन स्टॉक। मैंने एक स्टॉक बहुत ज्यादा जमा कर लिया था, वो मना यहाँ पे होती है। उसने मुझे यही बताया था कि हर स्टॉक खाली जमा नहीं करना चाहिए। आजकल कर सकते हैं, आजकल BOP टाइप स्टॉक्स वो जमा कर रख लो। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, उसने फिर ये बताया था। इसके बाद फिर मैंने वो सैफ पावर, UBL, GGL, PSO, MCB, ये स्टॉक शुरू में लिए थे। ठीक है, मैं किसी दिन ना आपको अपना पुराना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वो डाउनलोड करके ना मैं आपको अपने 2017 का, 2018 का, 2019 का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि उस टाइम मेरे पास कितने पैसे होते थे, तो कितने स्टॉक्स थे मेरे पास, कौन से रेट पे लिए हुए थे और किसका क्या डिविडेंड भी जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आई होप सो आपको मजे का लगा हो। ये है जी शरिया का पोर्टफोलियो जो मैंने थोड़ा सा बना के दिया था 13 स्टॉक्स का। इसमें और ज्यादा स्टॉक्स भी डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कुछ मिस हुआ है मेरे से।
पीएसओ, मारुति, लकी, आपको मतलब यार ये वो स्टॉक्स हैं जो नज़र आते हैं कि हाँ जी, ये स्टॉक्स होने चाहिए आपके आइडियल केस में और मैंने कुछ रेंजेज़ भी बता दी हैं आज के हिसाब से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।